एनएफटी और मेटावर्स में इतना चेंज कैसे, ये टॉपिक और ये जो प्रोफेशन है ये कैसे आपको, वो तो एक्टिंग तो एक चकाचौंध की दुनिया छोड़ करके यहाँ। मैं एक्टिंग करते करते नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहा था और वो प्रोसेस की वजह से बीच में कुछ चेंजेस होते गए। मतलब प्रोडक्ट बेस से फिर इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट से फिर क्रिप्टो करेंसी आ गया, और जैसे ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया था तो उसके बारे में फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया। तो वो जान के इतना पता चला कि ये फ्यूचर है। तो कोई भी चीज है ना, उस चीज के साथ हमें काम करना पड़ेगा जो फ्यूचर में उसकी वैल्यू होगी। आज जिस चीज की वैल्यू है अगर उसके ऊपर हम काम करते हैं तो कल जाके वो चीज आउटडेटेड हो जाएगी। तो हमारे लिए ये चीज था कि कुछ ऐसी चीजों पे ध्यान दे, कुछ ऐसा करे कि हमारे दिमाग में आता है, हमारे पास टैलेंट है, या हम अगर कुछ सोच सकते हैं, नया कुछ लेके आ सकते हैं। तो फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे स्टार्ट हुआ, अपना पूरा माइंड फोकस हो गया। तो धीरे धीरे वो समझते 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 फिर पता चला कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिक्योर टेक्नोलॉजी है, हैकिंग फ्री टेक्नोलॉजी है। तो उसके बाद क्या होगा, बेसिक क्या होगा, तो गेम्स में बहुत से गेम्स आने लगे थे 3D गेम्स के अंदर। तो फिर जैसे एंड्रॉइड iOS आ गया, फिर टच स्क्रीन आ गया, फिर वो धीरे धीरे वो मूवमेंट इतना चेंज होता गया कि धीरे धीरे पता चलने लगा कि यार ये गेम है तो गेम को रियल तरीके से यूटिलाइज करना होगा। तो फिर 2017 के करीब वीआर आने लगे, वर्चुअल रियलिटी आने लगे। फिर वो सब चीजों के बारे में ध्यान देते हुए पता चला कि ब्लॉकचेन पे जितनी भी चीजें स्टोर होती है उसको एनएफटी बोलते हैं। फिर एनएफटी के अलग अलग ओनरशिप आ जाती है उसकी। तो ओनरशिप के बाद वो चीजों को करना क्या है आगे, जैसे आपने आर्ट के बारे में पूछा, अगर आर्ट का कोई आर्ट वर्क करता है और उसको एनएफटी बना देता है तो इतना ये नहीं है कि वो सेलेबल होगा या सेल होगा, इसकी वैल्यू क्रिएट होगी कि पता नहीं है। बट एनएफटीज भी अगर मार्केट में चाहिए थी तो वो यूटिलिटी बेस्ड एनएफटी चाहिए थी। इसलिए बीच में ना जितने भी गेम आए, तो डिसेंट्रल लैंड वगैरह जो था, उन लोगों ने क्या किया कि 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट खड़ा करने के लिए प्लॉटिंग करवा दिया वहां पे, मतलब लैंड खड़ी कर दी और वो बेचना शुरू कर दिया। और फिर लोगों ने उस लैंड को परचेस करके 3D एनवायरनमेंट के अंदर अपने गेम्स बना दिए, अपना एनवायरनमेंट बना के गेम्स बना दिया, और उन गेम्स को आगे जाके वर्चुअल रियलिटी को मेटावर्स में कन्वर्ट कर दिया। और ये मेटावर्स टेक्नोलॉजी एनएफटी के साथ ही बनती है, ब्लॉकचेन, एनएफटीज, 3D एनवायरनमेंट। उसके बाद अभी एक नई चीज जिसमें एडिशनल जो सेंसर के थ्रू हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके पहले आईओटी आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है। तो उन सब चीजों को मिला के बेसिकली मेटावर्स बनने लगा। तो मेटावर्स बनने के प्रोसेस पे जब चालू हुआ तो मुझे इतना पता था कि यार गेमिंग जोन के अंदर हम जाते हैं तो कंपटीशन बहुत बड़ा है, तो फिर क्यों ना हम इसको धीरे धीरे समझ के कुछ किया जाए। तो 2017 से मेरे कुछ डेवलपर फ्रेंड्स थे जो सॉफ्टवेयर वगैरह वर्कआउट करते थे, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, तो उनके साथ मिलके हम लोगों ने सोचा था कि हम एनएफटी बेसिस वर्कआउट होने लगा। एनएफटीज फिर वो अमिताभ ने इसकी एनएफटी बनाया, बेची। फिर वो अपना सिंह, तो इसका क्रिकेटर, उसने अपना युवराज सिंह, उसने अपना ये बना दिया। फिर बॉली कॉइन करके लेके आए सलमान खान जी, तो उन्होंने, फिर संजय दत्त आने लगा। फिर उसको समझने के बाद पता चला कि एनएफटी के बहुत से टाइप्स है, और ये लोग जो वर्कआउट कर रहे हैं तो वो आर्ट बेस्ड एनएफटी चीजें ना इस पे काम कर रहे थे, ऑडियो बेस, वीडियो बेस, बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर। तो कुछ आर्ट बेस पे काम करने के बाद सोचा था कि यार अमिताभ बच्चन जी के अगर आर्ट वर्क होगा या फिर कोई फोटोज होगी पुरानी जो यूनिक होगी, तो हो सकता है उसको कोई एज अ यूनिक करके हमारे पास सेव कर ले, एज एनएफटीज उसको सेव करे, उसकी वैल्यू क्रिएट हो सकते हैं। आम पब्लिक के आर्ट की क्या होगी, फोटोज की क्या होगी, उसको कोई वैल्यू नहीं है। और जिसको पता चलेगा वो फिर वो लेके आने लगा, उसको लगा ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा। फिर मार्केट में ओपन सी और जैसे प्लेटफॉर्म्स आने लगे, वो लोगों ने अपना स्ट्रेटेजी बनाया उसको प्रमोट करने के लिए, उनके प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए। तो बीच में देखो एक बंदा, एक छोटा सा लड़का है जिसने अपने खुद की सेल्फीज निकाली है, और उस सेल्फीज निकाल के उसने उसकी एनएफटी बना दी, और 100 करोड़ का मालिक है। सो ये देखने के लिए उसकी तरफ जाए तो ऐसा लगता है कि क्या है इसमें ऐसा कि इसके एनएफटी 100 करोड़ को बेची गई है, सिर्फ मंकीज दिखते। तो वो सब चीजें जो है ना, तो फिर उसके लिए सोचना शुरू कर दिया कि ये स्ट्रैटेजी है उस प्लेटफॉर्म को बड़ा करने के लिए। क्योंकि लोगों को ये न्यूज सुनने को आने लगा, तो लोगों को लगा कि यार इस पे जाना चाहिए, तो लोग अपना वो प्लेटफॉर्म को यूज करने लगे। बट उस चीज पे हम अपने फोटोज निकाल के सब करते बैठेंगे तो खरीदेगा कौन? बहुत आसान चीज थी।
तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, तो यूटिलिटी होगी मेटावर्स में होगी, तो हमें मेटावर्स की तरफ बढ़ना है। इसलिए फिर वो सब चीजें धीरे धीरे, बेसिक तो मेटावर्स के अंदर जितनी भी चीजें होगी वो पूरी की पूरी क्या है, एनएफटी है। NFT ईच एंड एवरीथिंग इज एनएफटी। एनएफटी पे स्टार्ट हो गया, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे करते फिर आपसे जब मिला था तब से उसके बाद मैंने 3D का जो हम लोगों ने बात किया था कि हमें अवतार चाहिए होंगे, बट टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ता गया है कि अब 3D अवतार को आपको पर्टिकुलर लेवल पे बनाने की जरूरत नहीं, अब सॉफ्टवेयर बन गए हैं। आप फोटोज निकालो, अब 3D अवतार बन जाता है। फिर इसका VRM निकालो, VRM डाउनलोड करो, VRM कहीं पे भी अपलोड कर दो, फिर वो अवतार आपको यूज हो जाएगा। तो फिर वो चीजें होने लगी, इसलिए फिर आपसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाया। फिर उसको टाइम भी था उतना, इतना जल्दी सब कुछ करना मुश्किल था, और मुझे लोगों को सिटीजनशिप देना था उस हमारे जो मेटावर्स की, हम लोग जो लैंड कंट्री डेवलप कर रहे हैं उसकी सिटीजनशिप, उसके लिए इतने जल्दी अवतार्स क्रिएट नहीं हो पाएंगे, वो बहुत बड़ा प्रोसेस था। इसलिए फिर धीरे 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 उस पर ध्यान देते देते हम लोग भी उसको बढ़ने लगे, और इसीलिए मेरा फिल्म और बाकी सब करियर है थोड़ा सा भी, पिछले लॉकडाउन के यहाँ पे एक फिल्म किया था बट वो पार्टनर के पास देके छोड़ दिया। अब इसके ऊपर रिसर्च और ईच एंड एवरीथिंग मेरा चल रहा है, तो मुझे इसमें 24 आवर्स देना पड़ता है। जब भी सोचो तो इसके बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं जिसको बता रहा हूँ, अगर मैंने जिस दिन आपको बताया कि आप तो 3D आर्टिस्ट है, सब कुछ होने के बाद भी आपको NFT के बारे में पूछा गया था, तो मैंने इनको पूछा था कि NFT, तो बोलते हाँ जानते हैं ना, वो बैंक का है ना, तो वो NEFT होता है। तो बोला NFT के बारे में, मतलब जो ऑलरेडी बेस है, मतलब आप लोगों को तो बेस है ना, आपका एनिमेशन है, इनका 3D आर्टिस्ट है, ये मॉडलिंग करता है, तो ये पूरा मेटावर्स का बेस है, और उनको ही जनरली ये चीज को अगर पता नहीं होगा तो दिक्कत होता है। तो इसलिए अभी मैं उसके ऊपर बहुत ध्यान इसलिए देना पड़ा मेरे को कि मुझे वो सब बताना पड़ेगा कि लॉजिक, अगर आप मॉडलिंग करते हो तो मुझे आपको लॉजिक बताना है, आप एनिमेशन करते हो तो मुझे आपको लॉजिक बताना है, उन सबको इकट्ठा करके मुझे मेटावर्स बनाना है। तो इसलिए मैं इसके अंदर ज्यादा बाकी सब छोड़ के आ गया हूँ। कि 2010 से स्टार्ट हुआ, 2010 से 2008-9 के करीब, हाँ 2009 के बाद। और उस समय जो उसकी वैल्यू थी, जब उस समय NFT जिसने लिया था, मैंने ये पढ़ा है कि अगर 100 रुपए का NFT उस समय किसी ने लिया था, आज उसकी वैल्यू 3 करोड़ है। तो अब क्या वैल्यू आपकी नजर में? अब देखो, उस टाइम पे इसको बोलते हैं ना फोमो, फोमो, इट्स अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, मतलब उस वक्त किसी ने बोला था कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है, तो इस दुनिया के अंदर सब लोग विश्वास नहीं करते, कुछ लोग इमेजिनरी होते हैं कि ये हो सकता है भाई, तो मुझे आज काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसके बारे में सोचा था, कुछ लोग आने के बाद ऐसे नॉर्मली सोचते कि हाँ हो सकता है, बट उस पर वर्कआउट नहीं करते। कुछ लोग इमेजिन करके वर्कआउट कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे करते हैं, और कुछ लोग देखेंगे आएगा तो देखेंगे। उस लेवल पे कुछ लोग थे जिनको डर लगा उस टाइम पे, किसी ने ऐसा बोला कि ऐसी चीज हो सकती है कि ये चीज जो, और इसके लिए NFT के लिए सबसे बड़ा प्रूफ था बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन 2009 में 5 रुपए का था, ये 53 लाख का हाईएस्ट कॉस्ट मार चुका है, मतलब हाईएस्ट तक चला गया है। तो ये चीज लोगों को बताना शुरू कर देगी कि ब्लॉकचेन पे बनी एक चीज की वैल्यू इतनी हो गई है, तो आने वाला फ्यूचर NFT का है। तो अगर आने वाला फ्यूचर NFT का है और आपके पास आज NFT होगी तो उसकी कॉस्टिंग बहुत बड़ी हो सकती है। और ये बताया तो बहुत से लोगों को, अगर उस टाइम पे समझ लो किसी ने खरीदा नहीं होता तो आज उसकी वैल्यू नहीं होती, बट खरीदा क्यों? क्यों लोगों को लगा ये लिमिटेड है NFT जब दी गई तो, और ये NFT अगर मैं नहीं खरीदता हूं और किसी और ने खरीद लिया और उसको प्रॉफिट हो गया तो ये डर पैदा हो गया अंदर, इट्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं कुछ तो मिस कर दूंगा। अच्छा, इसकी वजह से लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, और एक खरीद रहा है सो देख करके दूसरा खरीद रहा है, तीसरा खरीद रहा है, देख के लोगों को लगा लोग तो खरीद रहे हैं, मतलब जो डर था वो तो सही होने लगा, डर था वो सही होने लगा, और उसकी वजह से फिर बहुत ज्यादा लोग आने लगे। एक इट्स मेंटेलिटी, और उसकी वजह से लोगों ने परचेस करना शुरू कर दिया। अब क्रिप्टोकिटी नाम की जो बहुत महंगी ये है NFT, क्या यूज है उसका सर? क्या यूज करेंगे उस क्रिप्टोकिटी का? एक बिल्ली भाग रही है और पीछे एनिमेशन की नॉर्मल चीज कर दी है, अब उसका क्या यूज है मुझे बताइए। कोई यूज नहीं, बट वही मेरा क्वेश्चन है कि जब ये चीजें इतनी महंगी हैं तो ये सिर्फ क्या एक इन्वेस्टमेंट ही है, या मतलब इसको किस तरह से देखें? ये एक आर्ट
है या आर्ट पे लोग अभी जैसे में एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई जाती है, कोई भी रिच पर्सन है वो पेंटिंग एग्जीबिशन से लेता है और अपने घर में लगाता है। तो या तो वो अपने घर पे एक डेकोरेटिव आइटम की तरह लगाता है, या तो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह से, जो और लोग हैं उसको इन्वेस्टमेंट की तरह से लेते हैं, बाद में जाके उसको कहीं बिडिंग करते हैं, वो चीज करते हैं। तो ये सेम चीज है या अलग अलग? देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि अब किसी ने परचेस करके रखा हुआ है और उसकी एक वैल्यू बन चुकी है। अगर एमएफ हुसैन जी का पेंटिंग करोड़ों में बेचा जाता था, बट जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उसकी वैल्यू क्या थी? कुछ नहीं थी। अब किसी ने तो उसकी वैल्यू बना दी ना कभी बन गई। अब मुझे मतलब वो तो ग्रेट थे ही, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई आर्टिस्ट दूसरा नहीं है कि जो वैसे कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग होंगे, बट उनका तो सामने आया नहीं, या फिर इसी को किसी ने बढ़ावा दिया नहीं है। किसी चीज की एक बार वैल्यू बन जाती है ना, तो कुछ बहुत से लोग हैं जो बुरा करने के बाद भी उनकी वैल्यूज बन जाती है। तो एक बार लोगों के बीच में आ गया, एक मेंटालिटी लोगों की यहाँ इस लेवल पे आ गया ना, तो अपने आप उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वैसे ही इसकी वैल्यू बना के रखी है। अब एक बन गई है वैल्यू, तो खरीदने वाला उसके आसपास ही खरीदता है, उसके नीचे आके कोई करता नहीं। क्योंकि एक चीज है, बहुत से लोग हैं वहां पे परचेस, डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है, तो उसकी वजह से वो क्या होता है, पूरा वही का वही मतलब जितनी एनएफटीज है सब कुछ है पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर, कुछ लोग हैं जो उसपे गेमिंग के हिसाब से वर्कआउट कर लेते हैं। तो ये जैसे क्या बोलते हैं, जुआ जैसे लोग खेलते हैं, तो उस तरह से उसको कर रहे हैं कि भाई अभी इसके पास पड़ा हुआ है एक चीज पड़ा हुआ है, तो ठीक है ना भाई, एक पड़ा है तो लोगों ने मान लिया कि इस चीज की इतनी वैल्यू है, तो उसको बाय सेल करेंगे कि भाई इसके पास रहेगा, कभी उसके पास रहेगा, कभी उसके पास रहेगा। जो परचेस करेगा उस हिसाब से, जैसे कि जो घूमता ट्रॉफी रहता है ना, अगर वर्ल्ड कप का हो, तो लोग क्या करते हैं, उसको जो जीतता है उसके पास रहते हैं। अब उसकी वैल्यू वो बेच तो नहीं सकता है, उसको कुछ नहीं कर सकता, वो तो उसको रखता है ऐसे बस। बट उसके लिए फिर से एक बार कितनी बड़ी घमासान लड़ाई हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि जितनी भी चीजें मार्केट में है, एनएफटीज के रूप में अभी आर्ट बेस में है, सब कुछ है, तो कुछ यूनिक है उसमें से, कुछ आर्ट वर्क भी है, जो अगर वो आर्ट वर्क आप परचेस करके उसको, देखो आपने आर्ट वर्क को परचेस कर लिया और आपने उसकी एक ही कॉपी है ब्लॉकचेन पे पकड़ लो, तो आपने उसको परचेस कर लिया, आपके वॉलेट में आ गई, बट उसमें फिजिकली आपने उसकी बहुत सी कॉपीज बना के मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, तो किसी को पता नहीं चलेगा। अगर मैं अभी तुम लोग अपनी कंट्री डेवलप कर रहा हूं, तो मैंने रोड बना रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो मुझे अगर कहीं लगा कि आपने बना हुआ स्टैचू आपने एज एनएफटी मार्केट में डाल दिया है, मार्केट प्लेस पे है, तो आप क्रिएटर के हिसाब से वहां पे हो, तो मुझे अगर लगा तो मैं वो परचेस करके वहां पे स्टैचू को इंटीग्रेट कर सकता हूं, क्योंकि वो डिपेंड करता है किसको क्या अच्छा लगेगा। बट आप ये नहीं बोल सकते इसकी वैल्यू इतनी होगी, क्योंकि पहले हुआ ये, इट्स अ फियर, बिकॉज ऑफ ओनली फियर ऑफ मिसिंग आउट, वरना वो पहले डर था, अब लोगों को पता चलने लगा। तो अब एनएफटीज ऐसी आएगी जो रियल यूटिलिटी होगी। मेटावर्स के अंदर आपको अगर कुछ चाहिए तो उस तरीके की बनेगी। अगर आपको समझ लो हेलीकॉप्टर, चॉपर्स है, फ्लाइट्स है, अलग अलग यॉट्स है, ये सब चीजें अगर मेटावर्स में काम आएगी। तो अगर आप ऐसी चीजों को बना के मार्केट में डाल रहे हो, तो हो सकता है आप परचेस कर सकता है कोई। यूनिक कार बना के आप डाल रहे हो, उसकी एनएफटी बना के डाल रहे हो, तो वो कार कोई परचेस कर सकता है। क्योंकि आज प्रैक्टिकली देखो मार्केट में जितनी भी कार मार्केट में आती है, कोई भी मॉडल रहने दो, लोग बोलते हैं कि यार कितना भंगार मॉडल है, फिर भी तो उसको वो देखने वाला तो कोई तो चला रहा होता है ना, तो हर मॉडल के लिए कोई ना कोई वहां पे परचेसर बैठा है। तो ऐसी कुछ चीजें होगी जिसके लिए परचेसर अवेलेबल होगा। पहले जो था वो डर था, अब लोग समझ के कर रहे हैं, यूटिलिटी बेस्ड एनएफटीज के बारे में मार्केट में जा रहे हैं। तो वो एनएफटीज का अभी तो 2-4 साल और जाएगा इसको पूरा डेवलप होने के लिए, बट अब जिनको समझ में आ रहा है वो लोग इसके अंदर आ रहे हैं बिजनेस पर्पज के हिसाब से। क्योंकि आप 4 साल के बाद आओगे तो यूटिलिटी करोगे, आप सब बिजनेस नहीं कर पाओगे। आज आपको जो करना है वो क्या करना है, अच्छा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ, आज मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं एनएफटीज लेके आ रहा हूं मार्केट में, लैंड लेके आ रहा हूं, सेल कर रहा हूं, ये सब चीजें होगी, बट 4 साल के बाद तो दुनिया के बहुत के सबके पास होगा ये चीज, तो मुझे परचेस करके बस यूटिलिटी करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं करना। तो इसकी वजह से मैं इसमें ज्यादा इसलिए इन्वॉल्व हूं अभी, क्योंकि अभी बिजनेस करना है। क्योंकि समझ लो यहाँ की कोई जगह होगी, कोई भी जगह होती है, जब ये 20 साल पहले अगर यहाँ की जगह देखोगे तो जिसने भी परचेस किया होगा एकड़ में आया होगा उसको, आज वो बिजनेस कर रहा है गुंटे में बेच, और आज जो खरीद रहा है वो सिर्फ यूटिलिटी कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, वो उसका बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं कर सकता है। और एक बिजनेस में मेरे ख्याल से हर आम आदमी तो नहीं हो रहा, क्योंकि हर आम आदमी को अभी तक किसी को पता ही नहीं, लगभग आई थिंक
80% लोगों को अभी तक NFT नहीं पता, सुना भले ही है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता। राइट। हाँ, तो आम आदमी को थोड़ा सा अभी इधर रखते हैं। मेन बिजनेसमैन है और जो लोग पैसा इन्वेस्ट, जिनके पास बहुत पैसा है, जैसे आप, मुझे याद है कि हम जब अवतार की बात कर रहे थे, आपने मुझे बोला था कि जो मैं पेमेंट करूंगा वो बिटकॉइन में करूंगा, ठीक है। उसी तरीके से जो और लोग हैं जो आजकल पैसा लगाना चाहते हैं, अभी तो गवर्नमेंट ने और मना कर दिया है चीजों को, ये मतलब फाइनेंशियली ये सब ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हो सकता। नहीं ऐसा नहीं है, आप उस ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं ओके, बट आपको क्लियर होना पड़ेगा, आपको केवाईसी अपलोड करना पड़ेगा एक्सचेंज के पास। आपने जो पैसे से जो परचेस किया है इसका ब्यौरा जो भी होगा, डिटेल्स ट्रांजैक्शंस का पूरा गवर्नमेंट के पास होगा। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आपको करना क्या है कि भाई आप कोई ऐसा व्यवहार ना करें, जैसे अगर बॉर्डर के पार आपको कोई, आप बिटकॉइन के थ्रू किसी करेंसी के थ्रू यहाँ से पैसा जमा करके उसको परचेस कर लिया आपने और यहाँ से उसको भेज रहे हो, वहां पे वो यूटिलाइज कर रहा है, वो करेंसी वहां पे एक्सचेंज हो रही है। तो आपको ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं करना है। आप जो भी करोगे गवर्नमेंट के हिसाब से, पिछली बार उन्होंने बोल दिया कि आप हर ट्रांजैक्शन में 1% TDS कट होता है आपका, और जो आप विड्रॉल करते हो तो उस विड्रॉल पे 30% टैक्स, जो हाईएस्ट हमारा स्लैब है वो स्लैब है। अगर आप वो चीज कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो आया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, ये तो अच्छा कदम है ये, क्योंकि हम लीगलिटी की तरफ जा रहे हैं पूरा। अब तक कोई लीगल प्रोसेस था नहीं, अब लीगल प्रोसेस होने लगा है। तो अगर देखो, हमें अगर लीगल प्रोसेस पे जाना है कोई भी चीज, देखो मेटावर्स कोई अलग बात नहीं है, मेटावर्स तो हर कोई लेके आया, बट मेटावर्स आता है ब्लॉकचेन पे। अच्छा, ब्लॉकचेन पे होने की वजह से ब्लॉकचेन एक्सेप्टेंस ओनली क्रिप्टो ही करता है, डायरेक्टली कोई फिएट करेंसी का एक्सेप्टेंस वहां पे है नहीं है। अगर वो है भी तो भी किसी वॉलेट के थ्रू आपको एपीआई अटैच करके फिर क्रिप्टो लेके ही फिर क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। अगर मेटावर्स में पूरा क्रिप्टो ही चलेगा तो फिर आप उसको रोक कैसे पाओगे? ये तो बहुत कॉस्टली, ये चीज तो बहुत कॉस्टली कि मैं ऐसे मतलब कुछ पैसे लगाता हूँ, जैसे मैंने ट्राई किया था कि, तो उसमें कुछ तो फीस होती है, जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे वजीरेक्स है या ओपन सीज है, उसमें आपको एक प्लेटफॉर्म पहले लेना। वजीरेक्स का पार्ट अलग है। वजीरेक्स एक एक्सचेंज है जो क्रिप्टो को बाय सेल करता है, मतलब एक्सचेंज करता है, बाय सेल के बजाय उसको बाय सेल बोला नहीं जाता, क्योंकि ये इट्स नॉट ए करेंसी। बेसिकली कोई भी करेंसी हो तो उसको बाय और सेल नहीं किया जा सकता, उसको एक्सचेंज किया जाता है, वो एक्सचेंजर्स है। ओपन सी भी एक्सचेंजर है, बट एनएफटी एक्सचेंजर है। तो आप ओपन सी पे जाओगे और इस पे जाओगे तो ओपन सी ये जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है ओपन सी, तो वहां पे जाओगे तो आपको खुद को एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय जिस ब्लॉकचेन पे कर रहे हो तो उस ब्लॉकचेन का गैस फीस लगता है ट्रांजैक्शन के लिए, वो बहुत महंगा है। हाँ, तो ओपन सी जो बना है वो इथेरियम पे बना हुआ है। बहुत से जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं अभी तक वो इथेरियम पे बने हैं, और इथेरियम का जब बना था प्लेटफॉर्म, जब ये प्लेटफॉर्म बने हैं तब उस पे उसके गैस फीस बहुत कम थी। अब ट्रांजैक्शन इतना बढ़ गया है, उसका गैस फीस बहुत ज्यादा है। तो आप वहां पे एनएफटीज को क्रिएट करने के लिए जाओगे तो आपको गैस फीस बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब तो अगर नहीं दिया तो फिर आपका एनएफटी बनेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं हुआ, वो होगा ही नहीं। तो यहाँ आम आदमी या जो कोई एक जनरल आर्टिस्ट है उसके पास तो इंडिया में उसके पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो 20,000 25,000, उनके लिए इसीलिए $100 है, हमारे लिए तो इथेरियम के बाद बहुत से प्लेटफॉर्म्स आ गए ना। अभी बाइनेंस का प्लेटफॉर्म है, अच्छा, ट्रोन का प्लेटफॉर्म है, so Ethereum is a part, सोलाना है, kind of currency. या तो ब्लॉकचेन्स आ गए अलग अलग, और उस ब्लॉकचेन पे उन लोगों ने, ब्लॉकचेन का भी अलग अलग टाइप्स है, POW है, प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी है। तो उस हिसाब से वो चेंजेस होता गया। जो प्रूफ ऑफ वर्क आया था जिसको माइन होके कॉइन आता है, प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब स्टेकिंग करने के बाद जितना स्टेक होता है उसके ऊपर कॉइन्स मार्केट में जनरेट होता है, तो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी आता है। तो उस प्रोसेस के हिसाब से अब जो चेंजेस हुआ, अब बाइनेंस पे जाओगे तो आपको इतना फीस नहीं लगता है। अच्छा, वो वहां पे अगर $100 लगेगा तो आपको यहाँ होता है $4 में काम हो जाएगा। ओके, तो वो सब चीजें हैं, तो अभी उसका फीस कम होने चांसेस ज्यादा होंगे। नहीं, यहाँ पे मैं अगर बात वो नहीं है, दूंगा तो बात वो नहीं ऐसा लगेगा। है सर। ओपन सी पे दो चीज हो सकता है, आप खुद के एनएफटीज को क्रिएट भी कर सकते हो और आपके एनएफटीज को सेलिंग के लिए लगा सकते हो, एज ए एक्सचेंज के लिए। जैसे वज्रेक्स एक्सचेंज है, बराबर, अगर वज्रेक्स एक्सचेंज है वैसे ओपन सी प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन पे प्लेटफॉर्म है और वो एक्सचेंज भी है। तो आपने बाइनेंस पे बना के वहां पे बेचने के लिए डाल दी तो भी चलता है। अच्छा,
आप क्रिएट कहाँ कर रहे हो ना, ये डिपेंड करता है। आपने क्रिएट की बाइनेंस पे, हाँ, गैस फीस आपका कम लगा, आपकी क्रिएट हो गई, हाँ। उसके बाद आप उसको सेलिंग के लगाओ एक्सचेंज पे। फिर आप एक्सचेंज क्या कर रहा है, ओपन सी क्या कर रहा है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म, कोई बाइनेंस का हो, इथेरियम का हो, सोलाना का हो, हर चीज का, मतलब किसी ट्रोन का, किसी भी ब्लॉकचेन पे आप अपने एनएफटी को क्रिएट करते हो, हमारे पास और बेचने के लिए लगाओ बस। अच्छा जैसे एक्सचेंज पे चले जाओ, वजिक्स की बात कर रहे हैं यार, बहुत से एक्सचेंजेस है, तो उस एक्सचेंज पे अलग अलग टोकन्स है, कॉइन्स है, तो उसमें इथेरियम भी है, बिटकॉइन भी है, नॉर्मल टोकन्स भी है, सब एक साथ है ना उनके। तो वो क्या बोलते हैं, आप किसी का भी हो इंटीग्रेट करके हम आपको दे देंगे, आप बाय सेल करना शुरू कर दो, एक्सचेंज करना शुरू कर दो। तो आप एनएफटीज कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए स्पीड भी चाहिए, अभी बहुत से आ गए, उसको स्पीड, जितने भी ब्लॉकचेन आ रहे हैं उनका स्पीड, ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत ज्यादा है। तो वो पहले जैसे था, मतलब अपग्रेडेड होते 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 जा रहा है, तो अभी इतना आसान है कि नॉर्मल चीज है वो। मतलब इथेरियम का एक ट्रांजैक्शन करने के लिए हो सकता है $10-12 का फीस लगता है, बट बाइनेंस पे कोई टोकन को करने के लिए $0.07 का फीस लगता है। अच्छा तो ये आसान चीज है ना ट्रांसफर के लिए। ओके, तो फिर ये तो ये बहुत कॉस्टली है अभी तक, तो ये मैंने जब ट्राई किया था। तो सेकंड थिंग, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ के जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा है, तो वो कहीं कहना नहीं चाहिए, लेकिन ब्लैक मनी कह सकते हैं, तो वो क्या इससे हो रही है? लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ये जो डिजिटल कॉइन में कन्वर्ट करके लोग कहीं रख रहे हैं, जिसका कोई डिसेंट्रलाइज है, ये सेंट्रलाइज कहीं है नहीं, क्योंकि कोई गवर्नमेंट का इस पे देख नहीं सकते। जैसे अभी आपने कहा कि अभी ऐसा देख सकते हैं, मैं केवाईसी में अपडेट करना पड़ेगा, लोग इसके ऊपर वो कर सकते हैं, बट मैंने ऐसा पढ़ा था कि वो पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है, उस पे किसी का मतलब वो तो बाहर का चीज है, उसको कोई आप छू भी नहीं सकते, मैं किसको क्या दे रहा हूँ क्या नहीं दे रहा हूँ। तो क्या ये चीज हो रही है? लोग आपसे पैसा, लेकिन आम आदमी को यही लगता है कि यार मैंने पैसा दिया, ठीक है, किसी को दिया, वो तो बिटकॉइन है, वो उसके बारे में जानते ही नहीं, तो वो उसको वापस मिलेगा कि नहीं? मैं शेयर में लगा दूंगा क्योंकि मुझे पता है शेयर के बारे में, बहुत लोग हैं, बिटकॉइन के बारे में मैं जानता ही नहीं, मैं वहां से दूंगा तो मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये चीज जो है, जैसे आप बात कर रहे हैं, जिसके पास में पैसा है उसको परचेस करने के लिए मार्केट में देखो, जब अच्छी चीज होती है तो बुरी चीजें भी होती है। अच्छा जब तक आप ट्रांजैक्शंस लेजर जो मेंटेन करते हैं, बैंक्स लेजर मेंटेन करता है सब कुछ, तो उसका ट्रांजैक्शन मेंटेन होता है, पूरा डाटा जो है मेंटेन होता है उसका। बट ये ब्लॉकचेन है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मेंटेन करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, मतलब किसी एक पास जनरल होता है, बहुत से नोड्स रहते हैं वहां पे, उसके अंदर वो स्टोर है, और उसका ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के ऊपर आपको पूरे ट्रांजैक्शंस दिखते हैं, वॉलेट्स दिखते हैं, बट ओनर कौन है पता नहीं चलता। अच्छा, आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट पे आपका चलता है ना, ये ओनर है क्योंकि उसका केवाईसी अटैच है उसको। ये जो है वॉलेट है, सिर्फ वॉलेट है, इसका तो केवाईसी तो आप है ही नहीं, क्योंकि वो ज्यूरिडिक्शन के अंदर केवाईसी तब एप्लीकेबल होता है ना जब उसके लिए कोई लॉ हो, अच्छा, कोई क्लॉज हो उसके अंदर, कोई एक्ट हो। तो अब तक तो ऐसा एक्ट कुछ है ही नहीं है, तो लोगों ने पैसा दे के बिटकॉइंस को परचेस किया भी, रखा भी, या बहुत से लोगों ने ऐसे करते भी है। सेफ कैसे? नहीं, क्योंकि आपने पैसा देने के बाद आपके पास बिटकॉइन है, आपके वॉलेट में बिटकॉइन है और उसका ऑलरेडी ट्रेड होता है, तो इट्स सेफ नो। कहीं कोई उसकी 12 कीज आती है, 12 कीज आती है, आपका जो वॉलेट होता है उसको 12 कीज होती है, जो जिसके पास होता है उसका मालिक वो होता है। अच्छा, और वो ऑलरेडी एक्सचेंज होता है, एक्सचेज होकर लोग उसको पैसा दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। आप ये दुनिया में कहीं पे भी बेचो, उसको यूटिलाइज होता है। बिटकॉइन तो बहुत जगह पे लोग उसको, बहुत सी करेंसीज को मतलब ट्रेडिशनल इस पे भी यूटिलाइज होता है, लोग उसको परचेस करते हैं। पहले वेबसाइट्स बनती थी, वेबसाइट्स पहले पैसा देके करना पड़ता था, फॉरेन में अगर कोई भी होस्ट हो तो अभी जो मतलब सर्विस प्रोवाइडर जो हो, तो आप बिटकॉइन के साथ भी कर सकते हो, आप क्रिप्टो करेंसी के साथ अभी परचेस कर सकते हो, डोमेन नेम वगैरह सब कुछ। तो ये सब चीजें होने लगी है। अब इस पे होना क्या है कि जैसे इंडिया हो या कहीं और बाहर हो, दुबई के अंदर इसके बहुत लॉज बने हैं, तो वहां पे आप पूरा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवा के वहां पे दुबई के अंदर आप मेटावर्स को रन कर सकते हो, आप कॉइन को रन कर सकते हो, टोकन को रन कर सकते हो, और वहां पे आप टैक्सेशन पे कर सकते हो। तो वहां पे है, अब उन्होंने सबसे जल्दी किया है, तो बाहर अभी अब तक हुआ नहीं, तो इंडिया के अंदर अभी मूव हुआ है। आज जुरिडिक्शन के अंदर उसको एक कोई क्लॉज कोई तो डाल के किसी एक्ट के अंदर इसको लेके आ रहे हैं अभी, तो वही भी हो जाएगा। बट ये इटसेल्फ सिक्योर है, अगर आपके पास बिटकॉइन है तो सिक्योर ही है। बट
लीगलाइज प्रोसेस के हिसाब से आप इसको मार्केट में जैसे ही उसको सेलिंग के लिए जाओगे, बाइंग के लिए जाओगे, तो अब आपको क्या करना है, ये जो प्लेटफॉर्म्स होगी सेल और बाय के लिए, तो आपको वहां पे केवाईसी अपलोड करना है। हाँ, तो उसके बाद इंडिया के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बड़ा है और इंटरनेशनल लेवल पे पूरा सबका कॉम्बिनेशन होके एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करके ये लोग अभी कुछ एक्ट्स बना रहे हैं ना, क्योंकि सबके लिए घातक तो है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल इसके लिए अभी है, अभी तो चालू है, इसलिए तो ये भी उन्होंने ये किया ना। पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले किसी को भी ऐसे उठा लेते थे, भाई किसी ने बिटकॉइन इसको बेचा करके बोला गया तो उसको भी उठा लेते थे। अब बीच में उन्होंने बोला कि भाई आपको ट्रांजेक्शन जैसे ट्रांजेक्शन करोगे 1% टीडीएस आपको देना है, तो 30% और विड्रॉल करोगे तो 30% टैक्स पे करना है, क्योंकि अभी तो कुछ था नहीं, तो सबसे हाईएस्ट जो टैक्स था वो पे करना था। तो कुछ लोग ट्रांजेक्शन कर ही रहे हैं। तो क्या जब मैं अगर कोई आर्ट इसमें करता हूँ या कोई बाय करता हूँ, कोई सेल करता हूँ, तो उसमें मुझे ट्रांजेक्शन मतलब केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा और फिर मुझे अपडेट करना पड़ेगा, उसकी भी कुछ फीस होगी, टीडीएस होगा? नहीं। अब समझ लो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, क्रिप्टो के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी एनएफटी हो या कुछ भी हो, ब्लॉकचेन पे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना, किसी को पता नहीं चलते। अब मेरे पास कोई टोकन है या कुछ भी है, मैंने किसी को बेच दिया और किसी ने डायरेक्टली परचेस कर लिया, फिर मैं ओपन सी पे डाल दिया, तो ओपन सी थोड़ी उसको केवाईसी मांगता है, तो ओपन सोर्स है ना वो। अच्छा, आपने वहां डाल दिया, कोई आके परचेस कर लिया, आपके पास टोकन आ गए। अब आपके पास टोकन आने के बाद या कॉइन आने के बाद, इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, कुछ भी कोई भी हो, आपको तो इंडिया में यूज करने के लिए तो बिटकॉइन है कोई यूज नहीं कर पाओगे। आपको तो यूज करने के लिए फिर करना क्या पड़ेगा, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंजेस है। अब वहां पे जब जाओगे तो आपको केवाईसी अपलोड करना है। अच्छा, बस इतना ही है। वरना जो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हो इसके लिए तो अभी तो कुछ नहीं। इसको इंटरनेशनल लेवल पे पूरे गवर्नमेंट्स को इकट्ठा आके एक दूसरे के साथ, जैसे बाहर का भी करेंसी जब एक्सचेंज होता है, सब कुछ होता है, उसके लिए कुछ लॉ बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, वैसे इसके ऊपर जब तक नहीं बनता है तब तक इन चीजों को कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब कि एक या उस पे एनएफटी के तौर पे उसको रखा, अब वो परचेज होती है, सपोज कोई परचेज करता है, उसको बाई करता है, और फिर वो उसको उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और वो आगे जाके और अच्छे उस पे सेल होता है, तो उस आर्टिस्ट को क्या मिलता है? देखो, सबसे पहली बात होती है कि आपने किसी चीज को बनाया, मार्केट में बेचने के लिए रखा, अब आपको पता ही नहीं था कि इसका होने क्या वाला है, कुछ नहीं, तो आपको पता ही नहीं। तो जब आपको पता नहीं है तो आपने बना के डाल दी, बट अगर समझ लो मैंने परचेस की और मैंने उसको हाइप क्रिएट करके मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, तो इसके वैल्यू बढ़ गए। आपने जो बनाई, जब आपने बनाने के बाद जब बेचने के लिए डाली, तो उस कीमत पे तो मैंने खरीद दिया ना, तो आपका काम खत्म। ओके, अब ओनर मैं बन गया हूं ना, तब मैं यहाँ पे कितना बेचूं, क्या करूं, मेरा बनता है, और जितना वैल्यू बढ़ता जाएगा। इसलिए तो 5 रुपए का बिटकॉइन 53 लाख पे इसी गया ना, जिसने 5 में खरीदा उसने तो 6 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए में कहीं तो बेचा होगा, तो वो आगे जाते जाते ऐसे बढ़ते गया ना वैल्यू। वैसे आपके एनएफटी की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। इसमें एक चीज और कर सकते हो आप, लेकिन मतलब जो आर्टिस्ट, जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओरिजिनल आर्टिस्ट जब वहां पे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करता है, यहाँ पे आर्टिस्ट कौन है ये देखा नहीं जाता है, ओनर कौन है ये देखा जाता है। हाँ। आपने जो चीज बनाई, जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हो, उसकी एनएफटी बन जाती है, तो आप उसके ओनर बन जाते हो। जब आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हो, एनएफटी के बाद आप उसको सेलिंग पे लेके आते हो, जैसे आपने सेल कर दिया ना, हाँ, ये चीज होता है कि आपका हमेशा नाम उसके साथ जुड़ा रहेगा। अच्छा, कि ये सो एंड सो चीज उसने बना के रखा हुआ है। इसमें एक चीज और कर सकते हो आप, जब भी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक चीज होता है हमेशा, आप रॉयल्टी का, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप रॉयल्टी डाल सकते हो। तो इसमें रॉयल्टी होती है, जब भी कहीं सेल होगा तो उसका परसेंटेज आपके इसमें आ जाएगा। अच्छा। सीधा सीधा, मतलब कितनी बार, हजारों बार उसको सेल होने दो, एक लेवल, एक कुछ परसेंटेज आपके इसमें आ जाएगा, तो ये आपका बेनिफिट है। नहीं, ये ड्रीम्स कैपिटल का तो अलग चल रहा है उनका, वो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। ओके, आइकॉनिक मेटावर्स नाम से हम लोग जिसको चला रहे हैं, हम लोग इसमें एक मेटावर्स डेवलप कर रहे हैं। ओके, तो एक ग्रैंडियोस नाम की कंट्री को डेवलप किया है, वर्चुअल आइकॉनिक मेटाराइड ओके, के नाम से हम लोग एक प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट के थ्रू इसका एक टोकन है IMR, आइकॉनिक मेटाराइड नाम का एक टोकन है, जो क्रिप्टो है, जो इंटरनल चलता है, ये नेटिव करेंसी इसका, मतलब ये बेचने के लिए वगैरह नहीं है। इसके बीच में, मतलब इस पूरा मेटावर्स में या इसमें जो भी होगा लेन देन, वो क्रिप्टो चाहिए होता है, तो ये इसका नेटिव करेंसी है, तो उसके बीच में यही चलेगा। आपको एनएफटी बेचना है, सेल करना है, तो ये IMR लगेगा। तो
यहाँ पे हम लोग कंट्री डिजाइन कर रहे हैं जिसमें रोड होगा, पानी होगा, बर्फ होगा, डेजर्ट होगा, जंगल होगा। सो हम जैसे 3D आर्टिस्ट है तो जिस हिसाब से उसको डेवलप करना है, उसको अभी प्लेटफॉर्म बनाया, 3D प्लेटफॉर्म, उसको ब्लॉकचेन पे मिंट करवा लिया। अब उसके बाद इसके ऊपर अभी जो पार्सल्स बने हैं, तो उस पार्सल्स पे हमारे पास 625 पार्सल्स है। ओके, तो उसमें से 50% पे तो हम लोगों ने पूरा एनवायरनमेंट बना दिया है। तो एक जो पार्सल है उसका कुछ साइज है, कुछ हाँ, 25 बाय 25 मीटर का है, 20 मीटर बाय 25 बाय 25। तो उस पार्सल के हिसाब से हम उसको अभी मार्केट में सेलिंग के लिए लेके आएंगे, और कुछ पार्सल को हम खुद डेवलप कर रहे हैं। इसके बीच में हम लोग क्या चाहते हैं, जितने भी एनएफटीज, अरे ये पार्सल भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आता है, मतलब हर पार्सल आपका इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, तो जो भी उसको डिप्लॉय करता है, तो कोई तो क्रिएटर है, उसके बाद किसी ने डिप्लॉय किया, मतलब मैंने डिप्लॉय किया तो मैं ओनर बन गया। अगर उसमें से आप कोई पार्सल परचेस करते हो जब भी, तो मैंने जो कॉस्ट डिजाइन किया है, वहां पे डिसाइड किया है, वो आप मुझे दोगे और आप परचेस कर लोगे, तो मेरे वॉलेट से आपके वॉलेट में कन्वर्ट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो मेरा ओनरशिप खत्म हुआ, अब ओनरशिप आपके पास चला गया। तो फिर ये ऐसे फिर मार्केट में जैसे प्लॉट्स बेचे जाते हैं, वैसे वैसे बेचा जाएगा ये पूरा। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, उसमें से कुछ प्लॉट पे हम खुद कुछ डिजाइन कर रहे हैं, जैसे कि एक शॉपिंग मॉल हो, लाइव कॉन्सर्ट हॉल हो। अभी जहां पे डेजर्ट बना है, वहां पे हम पूरा डेजर्ट के यहाँ पे कार रेसिंग, ये वो करेंगे हम लोग। तो कुछ ट्रैक्स बना है कि उस पर एयरपोर्ट बनेगा, फ्लाइट्स आएगी, चॉपर्स आएंगे, यॉट आएगा। अभी पूरा पानी बनाया हुआ है। अच्छा। बीच में रोड ये करके बीच में पूरा 9 प्लॉट्स रखे हैं, उसके बाजू में पूरा पानी है। अभी 9 प्लॉट पे जाने के लिए अंदर कहीं रास्ता नहीं है, रोड तो बनाएंगे, जाने के लिए अंदर कोई रास्ता नहीं। तो वहां पे हम लोगों ने शॉपिंग मॉल बना दिया, वर्चुअल थिएटर बना दिया, या कॉन्सर्ट हॉल बना दिया। लोग वहां जाना पसंद करेंगे, बट अंदर जाने के लिए जब उनका अवतार जो होगा, जब वहां जाना चाहेगा, तो उनका अवतार जाने के लिए पानी में से नहीं जाएगा। अच्छा, तो हम लोग यॉट की एनएफटीज डाल रहे हैं। अच्छा, तो जो भी बंदा यॉट परचेस करेगा, उसके एक बिजनेस पर्पस बन जाएगा वहां पे, ना कि उसने लेके रखा है, उसकी वैल्यू क्यों बढ़ेगी। क्योंकि अच्छा। अगर कोई एनएफटी का, अगर समझ लो पर्टिकुलर पूरे कंट्री के अंदर समझ लो 50 यॉट है, तो 50 लोगों ने परचेस कर लिया अभी। उसके बाद पता चला लोगों को, लोग बहुत ज्यादा आ जाए, तो हर दिन 50 मतलब $100 का बेनिफिट हो रहा है। ये जब किसी आपको पता चलेगा, तो आपको लगेगा यार यार तो मुझे भी लेना चाहिए, मैं बिजनेस कर सकता हूं। बट वो तो है 50 लोगों के पास, तो वो जब वो ऑर्डर जो लगाएंगे ना, उस हिसाब से फिर उसका ऑक्शन भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। अच्छा, तो हम वो जो एनएफटीज अभी लेके आ रहे हैं ना, ये फोमो के डर की वजह से नहीं, हम रियल बेस यूटिलिटी एनएफटी होगा, जो लोग उसको प्रॉपर लेवल पे परचेस करेंगे, कि उनको पता है कि ये यूटिलिटी होगा। क्योंकि वहां पे जाने के लिए उनको लगेगा ही लगेगा, किसी हालत में अंदर जाना है तो वो हर चीज ऐसे बनेगा कि हर चीज का अलग अलग। अभी जितने भी रोड्स बनाए गए हैं, तो रोड के बाजू में हम लोग होर्डिंग्स बनाना शुरू कर देंगे। 3D मॉडल करके पूरा होर्डिंग्स लगेगा। अब उस होर्डिंग को डिजिटल भी किया जा सकता है, इसको प्लग इन करके आप टीवी वगैरह जैसा होता है वो पूरा, अच्छा, वो वहां पे चला सकते हो। तो वो अगर जो एनएफटी के रूप में जिसने भी क्रिएटर ने बनाया हुआ, तो वो होर्डिंग वहां पे इंटीग्रेट हो जाएगा। आप आर्टिस्ट हो तो आप बना सकते हो। तो अभी हम आर्टिस्ट की जरूरत है, समझ लो आपने बनाया अलग अलग होर्डिंग्स, तो उन होर्डिंग्स को एनएफटीज आप बना सकता है। कुछ अलग चीजें समझ लो, एक रायगढ़ है या ऐसा कुछ चीजें है जहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस होगा, या फिर हम कुछ ऐसा थोड़ा टूरिज्म के हिसाब से कुछ बनाएंगे, तो लोग वहां पे जाएंगे, तो क्या है बताने के लिए गाइड्स आ सकते हैं वहां पे। अच्छा, तो गाइड के लिए अलग सा बेनिफिट हो सकता है। हम लोग अभी आगे जाके रायगढ़ का बाजार और सब कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वर्क चल रहा है। तो वो जब बनेगा, तो वहां पे जो बाजार है ऊपर है, तो वहां पे परचेस शॉप्स है, पोटेटो शॉप्स, तो वो भी बेचेंगे हम। तो वहां पे आप कुछ भी बेच सकते हो, बट वहां पे जाने के लिए वो ऊपर होने की वजह से बीच में पहले लोग ना, पहले के जमाने में घोड़े पे जाते थे, तो वहां पे जितने भी लोग रहेंगे वो उसी पोशाक में रहेंगे उनके। अच्छा, बट जो नया आप कैसे भी वहां पे जा सकते हो, तो वहां जाने के बाद आपको वो बाजार पे जाने के लिए आपको घोड़ा चाहिए। अच्छा, तो हो सकता है वहां पे घोड़ी की एनएफटीज बनेगी, उस एनिमेटेड जो चीज होगी, तो हर एक के लिए फायदा होगा। वो जो जिसके पास होगा वो वहां पे बैठ सकता है। भाई कोई भी आया इसके मेटावर्स के अंदर, और वो उसको विजिट करना है, तो घोड़े पे बैठ के जाना है, तो वो पे करेगा और आपको जाएगा।
तो उसके लिए तो हम लोग जो बना रहे हैं ना वो रियल बेस मतलब यूटिलिटी बेस एनएफटीज को मार्केट में लेके उसको मेटावर्स बना रहे हैं। ओके। तो वो जो तो लेकिन मेरी मतलब जो आज जैसे अगर कोई चीज मुझे खरीदनी है तो मुझे वो दिख रही और मैं फैमिली से डिस्कस कर रहा हूँ उस पर मैं पैसा डाल सकता हूँ क्योंकि आगे जाके चीजें प्लॉट मेरा इतने में राइट। बट मैं ये चीज अभी जो मेटावर्स में अभी कुछ दिख नहीं रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं, मुझे आपसे बात करके ही पता लग रहा है लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, तो मैं उसमें कैसे इंटरेस्टेड? तो आपको दिख नहीं रहा है तो आपने अवतार फिल्म को देखा? हाँ देखा सर। वो बंदा एक मशीन के अंदर चला जाता है, वहां से पूरा मूव होके एक अलग दुनिया के अंदर चला जाता है और वहां पे उसका अवतार होता है। बेसिकली माइंड एंड ईच एंड एवरीथिंग इस बंदे का है। जैसे समझ लो कि रूह अपनी है, बॉडी सिर्फ चेंज हो चुकी है, बस ऐसा नहीं है। गेम के अंदर हम खुद इंटरनल अंदर नहीं जा सकते, बट अंदर के अवतार को हम अगर हमारी तरह से ऑपरेट करना शुरू कर दिया, हमारे एक्सप्रेशन देना शुरू कर दिया, हमारी बातें बोलना शुरू कर दिया, सब कुछ करना शुरू कर दिया, तो उसमें और हम में कुछ फर्क नहीं है। क्योंकि हमारे बॉडी से अगर रूह निकल जाती है तो बॉडी का कोई वैल्यू होती नहीं है। कैसे होगा ये? तो ये इसके लिए अभी जो भी गेम बना है ना, अभी जितने भी गेम बने, गेम पकड़ लो कोई भी, अब ये एनवायरमेंटल मैंने जो आपको बताया वो बनाया गया है। बात करते हैं हम एग्जांपल के तौर पे, ये ऑफिस बना है, ये ऑफिस के अंदर आप घर से फोन करके बात बोले थे कि भाई हम लोग मिलते हैं करके और बातें करते हैं, बोले ठीक है, हम यहाँ पे आना पड़ा आपको। बिल्कुल यही चीज अगर ये पूरा का पूरा ऑफिस 3D एनवायरमेंट में बन सकता है कि सेम टू सेम हर चीज, तो आपने उसको बना दिया और ये चीज सीधा इंटीग्रेट हो जाता है ब्लॉकचेन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करके वहां पे आ जाता है। तो उस लैंड के अंदर ये पूरा ऑफिस बना दिया, एक प्लॉट पे ऑफिस बना दिया, राइट। अब उसके लिए जब सिटीजनशिप आता है तो एक मॉडल होता है, उसका अवतार होता है, वो अवतार क्रिएट होता है, आप उसको कस्टमाइज करके एक अवतार को बना सकते हो। आपने अवतार बना दिया, आपने एक चीज बोला कि अगर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको रिगिंग करना पड़ता है। अगर सेम टू सेम एक्सप्रेशंस मेरे देने हैं, आपके देने हैं, तो आपको रिगिंग प्रॉपराइज करके फिर उसको एनिमेट करना पड़ेगा। मार्केट में जितने भी कार्टून्स बनते हो एक बेसिक एनिमेशन होता है, उसका स्टैटिक एनिमेशन होता है। बट अब क्या होगा, इसके ये सब चीजें इंस्टॉल की जाती है किसी डिवाइस पे, गेम के हिसाब से मोबाइल पे होता है। बट अब ये एक डिवाइस आएगा जिसको AR/VR डिवाइस बोलते हैं इसको, जो वर्चुअल रियलिटी डिवाइस है, वो डिवाइस आएगा, इसके आगे स्क्रीन होगी, उसके अंदर स्टोरेज भी होगा और ये पूरा गेम अब यहाँ पे स्टोर होगा। ओके। अब वहां पे स्टोर होने के बाद उस गैजेट को सेंसर लगे हैं। अब इंटरनेट बहुत सी गैजेट्स को, यानी बहुत सी चीजों के साथ अटैच हो चुका है। मतलब अभी ये फैन है, फैन को मैं ऑपरेट कर सकता हूं बिकॉज इट्स ऑलरेडी इंटरनेट के थ्रू इसको अटैचमेंट हो चुका है अभी। वैसे एसी भी हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती है। तो अब इंटरनेट बहुत सी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इट्स अब IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करता है, मतलब चीजों का इंटरनेट क्या करता है, हर एक के पास जितना भी डाटा होता है वो सेंसिंग मशीन को देता है और उसके बाद ऐसी मशीन्स बनी है जो मशीन लर्निंग करती है, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो मशीन उस पर वर्कआउट करता है पूरी डाटा के हिसाब से कि क्या हुआ होगा और वो पूरा ऑपरेट करता है अंदर के अवतार उसी चीज को। अब ये गैजेट लगाओगे, अंदर अपना अवतार है और वो अवतार को ये सेंसर के थ्रू, अभी समझ लो घर पे आप बैठे होते हैं, गैजेट लगाते हैं और ये 3D के अंदर बनाया होता है और इंस्टॉल किया, आप लोगों ने वहां जाके VR के थ्रू क्लिक किया, उसको स्टिक्स रहती है तो उसको क्लिक किया तो सबके सामने ऑफिस ओपन हो जाता था। तो मैं ऑफिस में पहले बैठा था, मेरा अवतार बैठा था, आप घर पे हो बट आप घर पे ही दरवाजा जैसे ही खोलते, आपका अवतार दरवाजा खोलता, अंदर आ जाता है, कुछ नहीं कर रहे, आप हवा में कर रहे हो सब, बट वहां पे हर चीज वैसी होगी जैसे रियलिटी में हो रही है, आपको दिख रहा है वो, क्योंकि आप जैसे अंदर आओगे, मैं बैठा था, मेरा अवतार दिखेगा, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना घर पे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पूरा अवतार को मेंटेन किया जा रहा है, मतलब अवतार को ऑपरेट किया जा रहा है। तो आप जो कर रहे हो वही अवतार कर रहे हैं, तो खत्म बात ना। एयरफोन से वहां पे भी बात जो भी किया, आप घर पे रहते तो यहाँ पे आप इस तरह से शूट कर रहे हो, तो घर पे रह के ये चीज करते हैं आप। हम बैठ के बात कर रहे हैं तो ऐसे बैठ के हमारे अवतार बैठे रहते हैं इस तरह से, और पूरी की पूरी चीजें होती घर पे बैठ के, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तो ये पूरा का पूरा अगर फील आपको हो रहा है, तो मुझे पता नहीं, ऐसा बोलने का जरूरत नहीं, आपको तो पता चला ना कि आप तो उसी दुनिया के अंदर हो, तो उस दुनिया में जाने के लिए आपको उस गैजेट की जरूरत होगी। तो वो गैजेट ऐसी होगा सबके पास। जब आप घर, आपने पूछा कि घर वाले को बताना है कि ये लैंड है, ये है, सर आप
अभी लैंड जो हम लोगों ने मिंट किया है, कुछ दिन के बाद 8-10 दिन के बाद आप आओगे तो हम आपको पूरा उस लैंड के अंदर घुमा के लेके आएंगे। नाइस। और जिस प्लॉट पे जाओगे वहां पे अपने आप पता चलेगा कि ये सोल्ड है कि नहीं है। आप वहां पानी होगा, आप रास्ते पे चल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे आप कार चला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो जो रियल दुनिया के अंदर होता है। तो सेम टू सेम चीज होगा। तो देखने का आपको वो चीज देखो ना, सबसे बड़ी चीज है आपके पास ऐसा तो नहीं होता है कि हम यहाँ आधे दिन रहते हैं और हफ्ते के उधर रहते हैं। वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करके सिक्योर होता है और वहां से अर्निंग होता है। अब मुझे बताओ, इस पूना के अंदर 50 लाख रुपए का एक नॉर्मल जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद महीने का 10,000 रुपए आता है, ये रिटर्न है उसका। तो 50 लाख के बजाय अगर 5 लाख के आप वर्चुअल लैंड लेते हो तो हो सकता है वो लैंड आपको 50,000 रुपए दे दे, रेंट दे दे, क्योंकि आपने एक लैंड ले ली। अब ये लैंड जो हम लोग बेचने जा रहे हैं, कल मैगडी को अपना खुद का इंस्टॉल करना है वहां पे, उन्होंने अपना मेटा हाउस बनाया है, वो पूरा बनाया हुआ है, उनको इंटीग्रेट करना है कहीं पे, तो जगह तो लगेगी उनको कहीं पे। हम यहाँ पे हमारे साथ हम तो ये मेटा हाउस भी लेके आ रहे हैं और हम कम्युनिटी भी डेवलप कर रहे हैं। तो कम्युनिटी वहां पे आएगी, लोगों के पास गैजेट भी सप्लाई कर रहे हैं, तो वो सब चीज लोग वहां पे आएंगे। तो किसी ना किसी की तो जगह है, या तो उसको रेंट देना पड़ेगा या तो परचेस करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो पिछले 10 साल को देखो आप पूरी तरीके से, ये मेरा एनालिसिस है पूरी पिछले 10 साल को। मनी मैनेजमेंट क्या कहता है कि भाई जब भी कुछ पैसा आता है, सबसे पहले कुछ पैसा नीड पे खर्चा करो, उसके बाद कुछ पैसा सेविंग करो और उसके बाद कुछ पैसा इन्वेस्ट करो। ये मनी मैनेजमेंट कहता है। और ये जो कुछ लोग ही करते, इसलिए कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, नियर अबाउट। तो ये सब लोग नहीं करते। अगर ये जिस तरह से करते तो इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट के 3 ऑप्शन हुआ करते थे। एक तो सबसे पहले था गोल्ड, मतलब खेती में काम करने वाले एक औरत भी छोटा छोटा कुछ लेके रख सकती थी। दूसरा था इसके बाद जो पूरा आता है वो रियल एस्टेट, और तीसरा था शेयर मार्केट जो रिस्की था। अभी तीनों चीजों के हिसाब से देखो, गोल्ड अगर हम बात करें 2009 में गोल्ड फिजिकल एसेट है और बिटकॉइन वर्चुअल डिजिटल एसेट था, वर्चुअल। बट उस टाइम पे 2009 में किसी ने 5,000 रुपए का तोला सोना था लिया होता तो आज इसका 50,000 बनता, और किसी ने 5,000 का बिटकॉइन लिया होता तो 1,000 बिटकॉइन आता, तो आज का कॉस्टिंग क्या होता उसका? करोड़ों। तो ये लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा। पहले जुरिडिक्शन में कुछ लॉज नहीं थे, लॉ नहीं था, अब आने लगा है। तो अब लीगलाइज प्रोसेस को लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं, तो बाय सेल हो रहा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो लोगों को पता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिटर्न ज्यादा है। तो जितना भी चीज आप लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, लोग अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। अच्छा। तो जितना डिजिटल असेट, मतलब जितना फिजिकल असेट था इन्वेस्टमेंट का, वो वर्चुअल असेट ने कन्वर्ट कर दिया पिछले 10 साल में। ओके। वैसे आप शेयर मार्केट में जाओगे तो शेयर मार्केट में पहले लेन देन होती थी। ये मैंने वहां चला गया, मैंने ये शेयर्स दे दिए, उसने परचेस कर लिया, फिर ब्रोकर हुआ करते थे इसके पास पड़े ले लो करके। फिर धीरे धीरे एक पोर्टल आ गया, फिर पोर्टल पे हम लोगों ने बाय सेल करना शुरू कर दिया, राइट। बट फिर भी आपके पास फिजिकली कुछ तो होता है ना। जब भी आप चाहो तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो आ जाते हैं ना शेयर्स के। बट आप जब फॉरेक्स में चले जाओ या क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो ट्रेडिंग पे चले जाओ, या कुछ नहीं होता है, सिर्फ मार्केट में एक मार्केट प्लेस होता है जहां पे बाय सेल हो जाता है। तो ये हो गया पूरा वर्चुअल। तो जितना भी फिजिकल जो शेयर मार्केट था वो पूरा कन्वर्ट हो गया ट्रेडिंग कहां पे? वर्चुअल पे। तो पिछले 10 साल में इन्वेस्टमेंट के 3 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस गोल्ड और शेयर मार्केट को वर्चुअल बना दिया। अब बचा है रियल एस्टेट। तो सर अगले 10 साल के अंदर रियल एस्टेट जो खत्म हो जाएगा और पूरा डिजिटल आ जाएगा। अच्छा। ये 2। तो उसमें डिजिटल वर्क कैसे करेगा रियल एस्टेट में? बिकॉज अभी जो मार्केट में जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ बनाओगे आप, तो बनाने के लिए आपको समुद्र बनाना है, आपको नदी बनानी है, आपको रोड बनाना है, आपको घर वहां पे करना है। आप तो डिजिटली ये करते हो, एनिमेशन करते हो, तो ये सब बनाने के लिए प्लेटफॉर्म तो चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म ही रियल एस्टेट है। अच्छा। अभी जो हम लोग लैंड मतलब वर्चुअल रियल एस्टेट। हाँ, वर्चुअल रियल एस्टेट। तो लोग मुझे यही होगा फायदा आगे जाके, लोग क्यों वहां जाके सब कुछ करेंगे। शॉपिंग मॉल में अभी देखो ई कॉमर्स आया बीच में, कुछ लोग पहले ही नहीं करते थे, बट बीच में अभी ई कॉमर्स के थ्रू लोग परचेस करना शुरू कर दिए। बट ई कॉमर्स पे कपड़े को पता नहीं चलता, आपको सिर्फ देख के करते हो। अब सर ई कॉमर्स अगर वी कॉमर्स में वर्चुअल कॉमर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। आप अभी शॉपिंग मॉल में जाके वर्चुअली जाके वहां पे अवतार जाएगा, कपड़े देखेगा, और वो 3D आर्टिस्ट पे वो सब उसके मॉडल्स पे बना के रख देगा वहां अलग अलग। तो वो आप परचेस कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। अब ये परचेस करने के बाद, क्योंकि डिजिटली क्या होगा, मेटावर्स के अंदर क्या होगा, हमें अगर किसी शो में जाना है, रियल होगा तो हम कपड़े अच्छे पहन के जाते हैं,
बट अभी हम घर पे बैठने वाले हैं तो हम कैसे भी कपड़े पहने कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वहां पे रिप्रेजेंट कौन करेगा, अवतार करेगा, तो वो दिखना चाहिए अच्छा, तो आपको वहां पे उसके लिए चाहिए वो कपड़े, वो 3D वाले, वो आप उसको परचेस करेंगे तो बिजनेस स्टार्ट हो गया वहां पे। अच्छा। आप लोग का जो 3D का जो आर्टिस्ट का बिजनेस है वहां पे स्टार्ट हो गया, तो आप कॉस्ट्यूम डिजाइनर अलग अलग कॉस्ट्यूम बना के वहां पे बेच सकते हैं, तो वो अवतार यूज करेंगे वहां पे। और अगर रियल दुनिया के अंदर आपको चाहिए तो आप उसके ऑर्डर दे दो, फिजिकल ऑर्डर आपके घर पे आ जाए। अच्छा, तो ये इस तरह से बिजनेस चलेगा आगे। एक चीज, पहली चीज क्या है, या कुछ और है, या ऑर्कुलस की बात कर रहे हैं, और ऑर्कुलस महंगा है। अभी 60-70,000 में ऑर्कुलस आ रहा है। क्या ये उस पर्टिकुलर की बात हो रही है, या कुछ दिन में जो अभी फेसबुक मेटा की हम बात कर रहे हैं वो है? 2016 में ऑक्यूलस को फेसबुक ने परचेस किया, ऑक्यूलस को, तो उनको पता था मेटावर्स लेके आ रहा है, क्योंकि फेसबुक अपना खुद के मेटा नाम से मेटावर्स लेके आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट मेश नाम से आ रहा है। अच्छा, हर बंदे अपने अपने हिसाब से वर्कआउट कर रहे हैं, वैसे हम लोग आइकॉनिक मेट्राइड नाम के हिसाब से आ रहे हैं। ओके, ये आपका वर्चुअल डिवाइस आपका खुद का? नहीं, हम वर्चुअल डिवाइस की बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, जैसे कि अगर पबजी है, पबजी iOS हो या एंड्रॉइड हो, कहीं भी उसको लोड किया जा सकता है। हाँ। आप कोई भी टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हो उस पर कोई नहीं जाता है। अभी ये जो बना है मेटावर्स, जितने भी बनेंगे वो जो गैजेट्स बनेंगे वो कॉम्पिटिबल हो गए बाकी अलग अलग मेटावर्स के लिए। तो आप ऑक्यूलस को लेके भी हमारे मेटावर्स के साथ ये एनवायरमेंट जा सकते हो, गेम खेल सकते हो। आप HTC का ले सकते हो, अभी एप्पल मार्केट में लेके आ रहा है, अभी हो सकता है रिलायंस और सब कुछ लोग उसमें आ जाएंगे। तो गैजेट कोई भी हो, ओके, उस पर इंटीग्रेट करना है आपसे। मोबाइल हो, आपके मोबाइल के अंदर गेम को इंटीग्रेट करना है, बात खत्म। मतलब ये एक तरीके से गेम की तरीके से रियल गेम ही है। और सिर्फ अब तक तो गेमिंग जोन था ओनली एंटरटेनमेंट के हिसाब से, बट हम इसको इकोनॉमिकली लेके आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे बिजनेस हो। मैं वही बात कर रहा हूँ, आपको ये मीटिंग करना होता है, वहां से अगर आना है, कुछ बहुत से ऑपरेशन से वहां पे सिर्फ कंसल्टेंसी होता है, तो क्यों वहां जाए, क्यों पैसा खर्च करे, क्यों टाइम खर्च करे, क्यों ट्रैफिक बढ़ाए, हम घर पे बैठे काम हो जाएगा। अब स्कूल्स कॉलेजेस हो गए, कुछ भी होगा, तो वहां पे टीचर क्या अवतार बनेंगे, बच्चों क्या अवतार बनेंगे, वहां पे हो सकता है वो चीज। जैसे लॉकडाउन में ऑनलाइन ही था, या वही तो चीज है, लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में जितनी चीजों को दिक्कत होगी वो सब मेटावर्स के थ्रू खत्म हो रही। आप कहीं बाहर हो तो फ्रेंड अलग अलग जगह पे है, तो आप एक जगह पे बैठ के थिएटर में पिक्चर देख सकते हो, बहुत सी चीजें कर सकते हो। आप क्रिकेट खेल सकते हो घर पे बैठ के, टूर्नामेंट हो सकती है, फिर लोग देखने के लिए जा सकते हैं, अरेनास बन सकते हैं वहां पे सबके पास, लेकिन वो गैजेट होना चाहिए। वेब बेस भी जा सकते हैं आप, AR/VR का गैजेट, आप वेब बेस भी जा सकते हैं। अच्छा, बट आपको फील नहीं आएगा, आपको बाउंड्री दिखाई देगा। जैसे आप गैजेट पहनोगे आप अंदर हो जाओगे, वही तो एक बाउंड्री दिखाई देगा आप वहां, क्योंकि वो 360 डिग्री वीडियो का कमाल है ना पूरा। क्योंकि पहले हम लोग वीडियोस करते थे, जब घुमा लिया तो गैजेट घूमता था, मतलब गैजेट वही रहता था, वीडियो घूमता था। अब अपना जो 360 डिग्री वीडियो के कारण अब गैजेट किधर भी घुमाओ वीडियो उधर रहता है, तो वही मेटावर्स का खासियत है बस। और उसके वजह से क्या होता है, जिसने गैजेट पहना है वो जब घूमता है तो पूरा एनवायरमेंट 360 एनवायरमेंट उसको दिखता है, तो रियल दुनिया के अंदर उसको फील होता है बस। आपको मान लीजिए वहां पे जाना है लैंड में, घोड़े की जरूरत है। अब घोड़ा आपको परचेस करना होगा, बना हुआ एनिमेटेड ये वो। तो एक तरीका ये है कि आपने मुझसे बनवा लिया, ठीक है, मुझे आपने रुपए में पेमेंट कर दिया। दूसरा तरीका ये कि मैंने घोड़ा बना के NFT रखा हुआ है और आपने उसको वहां से परचेस कर लिया। तो इसमें फायदा किसमें, मतलब दोनों चीजों में आप किसको वो करेंगे? अगर मान लीजिए मैंने आपको दे दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, और NFT अगर मैंने NFT नहीं भी दिया होता तो भी मेरा बिक रहा है, तो दोनों चीजों में क्या ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज है? ब्लॉकचेन पे वर्कआउट तब होता है जब NFT बनती है। अच्छा, आपके पास पड़ा हुआ है तो वो ये मेटावर्स के अंदर यूज नहीं होगा। लेकिन आपने मुझसे लेकर के, आपने आपसे मैंने लेके मैंने उसकी NFT बना दी, हाँ, तो फिर ओनरशिप मेरे पास आ गया, तो मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब डिपेंड ये करता है ना, आप बना के बेचोगे तो बेचने के लिए आपके पास रास्ते कम हो सकते हैं, मतलब आप मेरे इसमें कितने घोड़े बेच सकते हो, लिमिटेशंस। बट 10 मेटावर्स बने और 10 मेटावर्स के अंदर अलग अलग घोड़े लगते हैं, तो हो सकता है आप वहां पे अलग अलग जगह पे बेचोगे, क्योंकि यू आर आर्टिस्ट हो। तो आप NFTs बना के भी कर सकते हो। तो अभी हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे लिए जितनी चीजें लगेगी हम एज आर्टिस्ट से उसको बनवा के हम खुद NFTs मार्केट में सेल कर देंगे। फिर हम मार्केट बेस भी लेके आएंगे, तो वहां पे क्रिएट का भी ऑप्शन देंगे, तो आप खुद जाके वहां पे भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इसमें मेरा तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि सपोज मैंने अगर एक बहुत सारे हॉर्सेस बनाए, बहुत सारी चीजें बनाई,
NFT मैंने उसकी बनाई और आप किसी आर्टिस्ट से बनवा के उसको करते हैं तो मेरा तो लॉस है, मतलब हमारे NFT तो कोई नहीं लेगा, ऐसा होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितना भी कुछ कर रहे हो, क्योंकि आपका बनाने का तरीका, आर्टिस्ट किसको बोलते हैं? जो आर्ट वर्क प्रॉपर होना चाहिए, जो दिखने में, मतलब घोड़े तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं ना, यस, बट सभी घोड़ों पे पैसे तो लगते हैं, सब लोग खरीदते हैं ना उसको, सिर्फ उसका रेट कम ज्यादा होगा। आपके घोड़ा जो होगा वो उतना यूनिक होना चाहिए, तो उसका अट्रैक्टिव होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, जो कुछ तो चीज, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वरना तो आर्टिस्ट तो आप अकेले नहीं हो ना, आर्टिस्ट तो बहुत ज्यादा है, इसमें यूनिकनेस जो आएगा। अब इसमें भी एनएफटीज होती है ना, वो कुछ कोडेड एनएफटीज होती है और कुछ यूनिक एनएफटीज होती है। जो यूनिक है वो लिमिटेशंस होती है, 2 4 5 बस एक। अच्छा, और कोडेड है तो जैसे अगर चेयर बनाया तो ये चेयर का कोडिंग करके आपने एक बनाया, कोडिंग करो, उसके डुप्लीकेट्स मारते जाओ बस, अच्छा। और उसके एनएफटीज करो बस। बनाने के लिए आपको तो खर्चा एक का ही, आपका टाइम और सब कुछ लगा मॉडल का, बाकी तो आपने उसको कोड कर दिया। पर कुछ चीजें एक ही बनाया आपने, ऐसी कार बना के है कि बस एक ही कार बना के छोड़ दिया आपने एनएफटी बना के, दूसरी कार ही नहीं है वैसी, तो उसकी वैल्यू अलग हो सकती है। तो कुछ यूनिक होगी, कुछ कोडेड होगी, उस हिसाब से। अभी तो बहुत सी चीजें हैं जो डेवलप होनी है, कुछ आइडियाज डेवलप होनी है। जितने आइडियाज को हम डेवलप करके, आप जैसे आपने सवाल पूछा था, अभी तो मुझे किसी को बताना है कि लैंड में ऐसा करना है वैसा करना है, किसी को पता ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उसको पता होने से पहले गैजेट पहना के उसको बताए कि भैया ऐसे होता है। तो हमारा स्टेज जो डेवलपमेंट स्टेज है, तो उस लेवल का है कि हम बता सकते हैं ये हो रहा है, ये चीज कर, जिसकी वजह से ये होने वाला है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ता जाएगा, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, अलग चीजें बनाएंगे, हम प्लैनेट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हो, एक यूनिवर्स ही बन जाएगा, स्पेसशिप बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आपका। अब लोग बोलते हैं बहुत जगह पे बहुत लोग लैंड लेके बेच रहे, सब कुछ कर रहे हैं। सर, लैंड लेना बेचना वो बातें अलग है, क्योंकि 3D एनवायरमेंट है, कोई भी बना सकता है, बट वहां पे कम्युनिटी भी तो होनी चाहिए, लोग भी तो आना चाहिए। तो पायोनियर के हिसाब से हम कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं। जैसे आपको पता नहीं, किसी और लोगों को पता नहीं है, जिस चीज को पता नहीं है वो बताने में ही बिजनेस होता है, और वो चीज कर रहे हैं हम लोग। और जितना कम्युनिटी हमारे पास आएगा, समझ लो हम उस कम्युनिटी के थ्रू कुछ लाख लोगों, 5 लाख लोगों के पास हम पहुंच जाएंगे। सर, उन सब लोगों को गैजेट लगेगा ना, तो सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी तो हम बन सकते हैं सर। हमारे पास कस्टमर बेस है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम कोई भी गैजेट लेके बेच सकते हैं, तो वहां पे बिजनेस किया जा सकता है। तो हम बिजनेस पर्पज के हिसाब से जा रहे हैं। बहुत मतलब यूजेबल चीजों की बात की है, जिसको मेटावर्स में यूज किया जा सकता है। अभी तक जितना मैंने रिसर्च किया है उसमें मुझे मंकी के अलावा कुछ दिखा नहीं। मंकी हो गया या कुछ बोलता है, या फिर हाँ। देखो बीच में क्या होता है मालूम है, बीच में जितनी भी एनएफटीज आई है, उसकी क्या यूज है मुझे ये भी नहीं समझ में आता। नहीं, वो मेटावर्स में कहीं यूज नहीं हो रहा है, और वो क्यों यूज हो रहा है वो भी नहीं समझ में आ रहा है। वो देखो, वो गेम के हिसाब से आया है। अच्छा, वो जो भी जितने भी कुछ पहले था गेम के, अभी जो फुटबॉल है कुछ भी है, तो किसी का ये जैसे वो जो सेल्फी था या अमिताभ बच्चन का ही एनएफटी है, तो क्या यूज है उसको? कोई यूज नहीं। देखो, इसको सेलिब्रिटी एनएफटीज बोलते हैं। Okay. पहले के जमाने में हम लोग सेलिब्रिटीज के फोटोज बना के रखते थे, यूनिक फोटोज थे। तो वो सब चीजें जो यूनिक, अभी मोनालिसा का जी का फोटो जो है, जो हम हर जगह पे लगाते हैं, तो डुप्लीकेट कॉपीज है, बट उसकी ओरिजिनल कॉपी कहीं पे है ना, शरीर से यूनिक बनना है, उसकी वैल्यू जाओगे आप, उसको ऑप्शन लगाओगे तो इन करोड़ में जाएगा। तो उसकी एनएफटी बनेगी तो एक यूनिक होगी। वैसे सेलिब्रिटी की एनएफटी बनेगी, हो सकता है यूनिक होगी, बट अब उतना क्रेज रहा नहीं, क्योंकि हर बंदा सेलिब्रिटी बना हुआ है एनएफटी में। नहीं, यहाँ पे आप जाओ, हर प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, हर जगह जाओ, हाँ, तो वैसे रील स्टार बने, सब कुछ बने, तो आप किसी को एक दूसरे की वैल्यू है नहीं, कुछ अलग समझता नहीं है आदमी। तो वो सेलिब्रिटी एनएफटीज या आर्ट बेस्ड में भी अलग अलग चीजें, जो कोई घर बनाता है तो वहां पे ये वॉल पेंटिंग का मतलब अलग तरीके से करना होगा। अभी जैसे मैंने पढ़ा, एक परेश माइती, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, उन्होंने भी एनएफटी, बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं उनकी, और बहुत बड़े कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, वो भी इसमें एनएफटी में वजीर एक्स पे उनका वो हुआ है। कुछ और इलस्ट्रेशंस हैं जो बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, पर वो भी वही है कि अभी मेटावर्स आप जो बात कर रहे हैं वो किसी को पता नहीं, और ये अभी सिर्फ एक आर्ट वर्क के तौर पे ही दिख रहा है। देखो, होता क्या है, जितनी चीज पता होती है ना, हम उसी के बारे में बात करते हैं।
अब एनएफटी के बारे में जिसको जितना पता है उसके ऊपर उसमें उनका काम शुरू हो गया। अब जैसी एक चीज मार्केट में आती है उसका बिजनेस तो होना जरूरी होता है। जो आर्ट बेस आ ही पहले वो आसान था तो वो उसका माहौल बन गया। अब उसके आगे जाके क्या होगा किसी को पता नहीं। हाँ, आप अगर कोई एक चीज, जैसे कि मैं जब आया था आपके पास तो मुझे मॉडल की तलाश थी, तो मैंने बोला था मेरा मॉडल बना दो। अब वो कॉस्टिंग था और उतना 7-8 दिन का आपने टाइम भी लिया था उस पर, फिर रिगिंग करना था, ये सब कुछ करना था, वो टाइम पीरियड था। अब देखो उस वक्त की बात थी, उस चीज की बहुत वैल्यू थी। बट अब चीज ऐसा है कि एक सॉफ्टवेयर बनेगा तो अब सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर फोटो निकाल के अगर वो एनएफटी बन रही है, उसका मॉडल बन रहा है, तो फिर वो चीज को एक स्टेज हो गया ना पूरा, तो उसकी वैल्यू खत्म होगी। आप जितने लोग एनएफटीज के बारे में कर रहे हैं तो वो स्टेज है आपका, जो इनिशियल स्टेज था वो स्टेज है कि भाई आर्ट बेस्ड एनएफटीज होगी, ये होगा वो होगा। तो अभी आगे होगा क्या किसी को पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है, तो आप जो बताओगे वैसे होगा। मैं इसलिए बोला कि डर की वजह से फिर फोमो। तो क्या ये कह सकते हैं कि अब जो आर्ट बेस्ड एनएफटी है उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ, अगर अभी मैं मेटावर्स डेवलप कर रहा हूँ तो मेटावर्स के अंदर मुझे स्टैचू चाहिए प्रॉपर, तो एक अच्छा आर्टिस्ट चाहिए ना सर। मार्केट में इतने आर्टिस्ट है, यहाँ पे भी स्टैचू बनते हैं तो उसकी तो वैल्यू है ही ना, तो वहां पे भी तो वैल्यू होगी, क्यों नहीं होगी? लेकिन अब जैसे मैं एक चीज बनाता हूँ और एक सेलिब्रिटी आर्टिस्ट है जो बहुत बड़ा, जैसे मैंने परेश माइती की बात की, वो भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके इंस्टॉलेशंस हैं, तो लोग उनकी एनएफटी लेंगे, मेरी एनएफटी क्यों लेंगे? बातें वही है कि आप सामने वालों को, बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो या कोई कुछ भी हो, किसको क्या अच्छा लगेगा समझ में नहीं आता। आपकी, क्योंकि वो जो सेलिब्रिटी बना है ना सर, सेलिब्रिटी, वो सेलिब्रिटी आपके सिचुएशन से आगे चला गया है, आपके प्लेस से आगे, जो आज आपके प्लेस है, हो सके आपके कोई एनएफटी किसी को अच्छी लगने लगी, अच्छी लगने लगी, सेलिब्रिटी हो गया। तो आपका इनिशियल स्टेज हो सकता है, उसका एक हायर लेवल हो सकता है। वैसे ही पूरी एनवायरनमेंट लेके आएगा, जैसे मीटिंग्स रूम होंगे, हर चीज, मतलब वहां पे डेटिंग रूम्स होगी, सब कुछ होगा। तो बाकी सब लोग कर रहे वही, तो मतलब रियल दुनिया के अंदर ही दुनिया होगी, बाकी कुछ नहीं है। जब बिजनेस पर्पज होगा, आप टूरिस्ट पॉइंट होंगे, अब ताजमहल है, अगर आप एफिल टावर है, यहाँ से नहीं जा सकते हो तो आप मेटावर्स में जाओ, वहां पे घूम के आ जाओ, यहाँ से ताजमहल घूम के आ सकते हो, और दुनिया के अलग अलग लोग इकट्ठा आके उसको एंजॉय कर सकते हैं, वो पूरी दुनिया बनेगी। अभी जो लोग हैं, जो अगर कोई पर्टिकुलर, जैसे हम आप जैसे लोग, और आपने जैसे ये चीजें बताई हैं, जितनी भी चीजें, अब मुझे ये लैंड खरीदना है या कुछ भी ये करना है, तो मैं किस तरीके से अप्रोच करूंगा, अब क्या करूंगा? देखो, अब अगर इस लैंड को परचेस करना है, अभी जैसे ये लैंड बनेगी, एक वेब पोर्टल कोई होगा तो उसके अंदर आपको उसकी लिंक होगी, आप वहां जाओगे तो आप वहां से एज ए उसकी सिटीजनशिप ले सकते हो, या तो उसको आप एज ए गेस्ट जा सकते हो। तो आप जैसे ही वहां पे जाओगे तो सिटीजनशिप के अलग अलग बेनिफिट्स होंगे, जैसे गेस्ट आप वहां पे इन्वॉल्व कर सकते हो। वहां पे लिंक अप होगा, हाँ, तो लिंक जैसे लिंक अप करोगे तो आप उस लैंड के अंदर पहुंच जाओगे। तो उस लैंड के अंदर कुछ प्रोहिबिटेड एरियाज भी होंगे, समझ लो आपने आपका प्लॉट लेके रखा हुआ है और उस प्लॉट पे कुछ बनाया है और बाउंड्री डाल दी है बाहर, तो आप उसको प्रोहिबिट कर सकते हो कि भाई कोई नहीं आ सकता है, तो वहां इंटर नहीं कर पाएगा, कोई अवतार इंटर नहीं कर, तो इस हिसाब से नहीं है, तो आप रास्ते से घूम सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो लिंक है, ओनली गैजेट डालो, इंस्टॉल करो और चले जाओ वहां से। और उसकी क्या कोई फीस भी होगी उसको विजिट करने के लिए? नहीं, अभी देखो हर एक पे डिपेंड होता है। वो सिटीजनशिप लेने का मतलब यही होता है कि वो जो भी बनाता है, कुछ करता है, उसको भी तो कुछ चाहिए। अब के सिचुएशन में लोग फीस लगाएंगे, क्यों फीस लगाएंगे? क्योंकि उसको वॉलेट अटैच होता है तो उसमें से थोड़ा सा फीस लेंगे, क्योंकि आज के इसमें डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है और अर्निंग नहीं है, तो वो कैसे रिकवर करना पड़ेगा। कल जाके ओपन हो जाएगा सब कुछ, फिर सब ब्रांड्स आना शुरू हो जाएंगे, ब्रांड आएंगे। समझ लो मैंने मेटावर्स के अंदर मॉल बना दिया, मॉल के अंदर नाइकी आ रहा है, एडिडास आ रहा है, बाकी सब लोग आ रहा है, स्पाइक आ रहा है, सब कुछ लोग आ रहे हैं, तो क्या होगा सर, वहां जैसे सब लोग आ रहे हैं बेचने के लिए, वैसे खरीदने के लिए चले जाएंगे। दोनों में एक दूसरे की जरूरत है, वो अगर हम अटैचमेंट करा देते हैं तो वो वहां पे ज्यादा लोग आना शुरू हो गए। जैसे ज्यादा लोग शुरू हो जाएगा तो फिर वहां जितने भी एडवर्टाइजमेंट होगी वो बहुत ज्यादा होगी, वहां पे हर चीज की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो लोग इसके बाद इंटर करना शुरू कर देंगे। गांव में बैठा हुआ बंदा, उसको शॉपिंग मॉल में जाके परचेस करना है या कुछ भी करना है, फ्रेंड्स को मिलना है साथ में, तो वो लोग वहां जा सकते हैं अपने आप।
उसके पास तो उनके पास जो अवेलेबल साधन होगा, अभी आपके पास कुछ भी नहीं और मैंने बोला कि आइकॉनिक मेट्रोराइड के थ्रू आप ग्रैंडियोस के अंदर इंटर कर सकते हो, आपको पता चला है तो आप उस पर क्लिक करोगे ना, जो चीज आपको पता है वही क्लिक करोगे। हम लोग अभी पायोनियर के हिसाब से इसी वजह से लेके आ रहे हैं। लोग बोलते हैं मेटावर्स लेके आएंगे, पता नहीं कौन क्या लेके आ रहा है, बट हम प्रॉपर लेवल पे वर्कआउट कर रहे हैं उस पर, रियल बेस पे, जनरल बेस पे कुछ वर्कआउट कर रहे हैं। कितने लोग बिलीव उस पर कुछ लोगों ने बिलीव करके उस पर काम करना शुरू कर दिया कि हो सकता है करके। कुछ लोगों ने उसको देखने के बाद बोला कि कुछ लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि भाई पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ऐसा कहीं हो सकता है क्या। तो अलग अलग कैटेगरी है। अब जो बोल रहे पता नहीं क्या कर रहे हैं वो तो बाद में यूजर बनेंगे। हर चीज का ऐसे ही तो हुआ है। पहले बोलते थे क्रिप्टो करेंसी ऐसे थोड़ी होता है, ये फ्रॉड है, ये है, वो है, सब कुछ है। बट आज तो यूटिलाइजेशन हो ही रहा है ना। बट जिसने 5 में खरीदा था उसने तो बिजनेस किया है। वैसे तो हम लोग के जो इमेजिनरी उस पर वर्कआउट कर रहा है क्रिएटिविटी के हिसाब से, उन लोगों को, जो विजनरी लोग, उनको पता है कि ये होने वाला है। अब जो 1 साल पहले मैं बोल रहा था कि होने वाला है, आप 10 दिन के बाद मैं आपको घुमा के लेके आऊंगा, तो आपको ट्रस्ट रखने की जरूरत नहीं है ना। अब जो बोला था तो हो गया है। अब 1 साल का जो पीरियड चला गया, बहुत ज्यादा लोग मानते नहीं थे, तो आपने माना, तो आपको अब किसी को इमेजिनरी दुनिया दिखाने की जरूरत नहीं है। सर सीधा गैजेट पहना के उसको घुमा के बोल रहा है, तो उसको तो ये भी सोचने की जरूरत नहीं होगा कि नहीं होगा, हो चुका है ना अभी सामने, तो अब उसको ट्रस्ट करनी। अब ये ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आने वाले 4 साल के अंदर। तो ये बहुत बड़े लेवल पे वर्कआउट होगा। तो हमारी गवर्नमेंट इस पे अच्छा खासा कुछ काम करे, जो हमारे जैसे लोग हैं उन लोगों को काम करने का चांस मिले, लीगल बेस पे काम करने का चांस मिले, कोई उसमें 19-20 ना हो। उसी तरह तो गवर्नमेंट को अगर फायदा होगा, क्योंकि हर जगह टैक्सेशन तो सबको जाएगा, बट उस पे वर्कआउट बहुत ज्यादा होना चाहिए ना। हमारा पॉलिटिक्स और इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी जैसे जितने भी लॉज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी जैसे हम कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज, एक छोटी सी चीज है, अब जैसे ये ऑफिस लेते हैं तो इस पे रजिस्ट्री होती है, इस पे रजिस्ट्री के टैक्स लगते हैं, फीस लगती है, तो क्या वो फीस गवर्नमेंट के पास जाएगी? वही वर्चुअल देखो, अभी गवर्नमेंट पूरा ब्लॉकचेन पे वर्कआउट कर रहा है। इसके बाद जितना भी रियल एस्टेट रजिस्ट्री है, जितना भी रजिस्ट्रेशन होगा, मेडिकल होगा, सब कुछ होगा, पूरा ब्लॉकचेन पे जाएगा। केरला में जाओ, केरला की कोई भी जमीन को ब्लॉकचेन के थ्रू कर सकते हो, दुनिया में कहीं पे बैठ के। आपको रजिस्ट्रेशन करने की कहीं जरूरत नहीं होती है। आपके पास, जिसके पास ओनरशिप है, उसका पूरा डाटा है, वो मेंटेन होता है, वहां पे स्टोर होता है। आपको जाना है, वहां से देखना है वो जमीन ऐसे ऐसे ये है, और वो डुप्लीकेट नहीं होता, रिप्लिका नहीं है उसका। तो आपने जैसे आपको लगा कि ये जमीन परचेस करनी, इन्वेस्टमेंट करना है, आप सीधा वहां से पैसे पे करो, सीधा जमीन आपके नाम पे हो जाता है। कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, तो वहां जाने की भी जरूरत नहीं। तो इसके बाद पूरा ब्लॉकचेन पे वर्कआउट हो रहा है, सब कुछ ब्लॉकचेन पे वर्कआउट हो रहा है। लेजर ऑपरेशन होते हैं ना आजकल, तब फॉरेन का डॉक्टर वहां बैठ के मेटावर्स के अंदर यहाँ पे पूरा ऑपरेशन कर सकता है। इसके ऊपर वर्कआउट चल रहा है अभी। इसका टीसीएस ने, टाटा के यहाँ पे पूरा ऐसा कुछ बना के रखा हुआ है। मेरे फ्रेंड है, उन्होंने बताया था कि भाई आप जो बॉडी को लेके आप डिटेक्शन डिटेक्शन करते हैं ना उसका, वो ये करके, तो वो सब करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सीधा पूरा अवतार बनेगा। वो उसको आप जैसे चाहो वैसे करो, डरने के बाद नहीं है, कुछ नहीं है, सीखो। बहुत सी चीजें एडवांस, हर डिपार्टमेंट उसके अंदर जा रहा है, हर चीज, मेडिकल हो, टूरिज्म हो, हर चीज वहां पे हो। मेडिकल को ज्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। जैसे कि फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड, अगर मुझे सपोज अटैक आया तो फर्स्ट एड के हिसाब से डॉक्टर्स कुछ करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा ही करो, वो करो, वो करो। अब मेटावर्स के अंदर फीलिंग्स आना जरूरी था। हम रिगिंग करके लोगों को एक्सप्रेशंस तो दिखा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, बट टच फील और टेस्ट फील कैसे हो सकता है? करेक्ट, सेंसर। हाँ, तो ये सेंसर के थ्रू टच फील होना भी शुरू हो गया है, कंफर्म हो चुका है। टेस्ट पे काम चल रहा है, यानी कि वहां पे अगर कोई बंदा अगर प्रेस करता है तो ये अपने आप अवतार को करेगा, तो फिजिकली यहाँ पे हो सकता है। जैसे गैजेट्स बन रहे हैं, तो सब कुछ वो प्रोसेस पे, जैकेट्स बनेंगे, सब कुछ होगा। मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि ये जो चीजें हो रही हैं, अभी जितनी चीजें हो रही हैं, गवर्नमेंट उस पर उतनी चीजें जितनी यहाँ पर लगी हुई है, जितने पैसे टैक्सेस हर जगह पे, रोड टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, वो वैसे ही फिर से होगा। वो मतलब अभी रजिस्ट्री, जैसे आपने कहा कि केरला की खरीदो या वहां से ऑपरेशन करना, अभी तो कोई फीस नहीं लग रही।
जब ये चीजें फिर से वो गवर्नमेंट सब पे फीस लगाना वर्चुअली, जब चीजें वर्चुअली इतनी वो हो जाएंगी तो सब पे लगेंगी। जब अब जैसे फेसबुक मेटा आएगा या आपका ये आएगा उस पे आएगा, तो उस पे जब फीस लगने लगेगी तो लोगों का फिर वो थोड़ा सा costly पड़ने लगेगा। जुरिडिक्शन के अंदर यही चीज होता है। आज जितनी भी चीजें हैं, मतलब आप एक मॉडल को अगर समझ लो, मुझे एक कार का रियल 3D मॉडल बनाना है जो मेटावर्स कंपेटिबल होगा, जो बैठ के लोग बंदा खोल सकता है, बैठ सकता है, चला सकता है, तो आपको पता है उसका कॉस्टिंग क्या होगा। हाँ, बट अभी खरीदने वाले बहुत ज्यादा हो गए और बहुत ज्यादा, पहले आर्टिस्ट कम थे, अब वो भी ज्यादा हो गए। तो क्या हुआ कि अब जैसे जैसे चीजें हो रही, तो जिसका कॉस्टिंग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ओके। अब गैजेट के कॉस्टिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी क्योंकि परचेस करने वाले ज्यादा लोग होंगे, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में उनका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ओके। तो वैसी चीजें, हर चीज धीरे 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 क्या होगा, कुछ चीजें बढ़ती जाएगी तो कुछ चीजें कम होगी। डिमांड एंड सप्लाई का रूल चलेगा। तो ये तो गवर्नमेंट को अब क्या पता नहीं, और 8-10 साल भी उनको लग सकते हैं कि पूरा प्रोसेस को अंडर इस पे लेके आने के लिए, क्योंकि क्रिप्टो के लिए 10 साल लगा उनको, जो नॉर्मल एक टीडीएस लगाने के लिए। अब इस पे भी क्या करने वाला है पता नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि मतलब हर लाइसेंस नहीं है, तब तक उसकी वैल्यू थोड़ा रिस्की। तो अभी देखो ना, अभी यही चीज हो रही है ना। अभी दुबई ऑलरेडी इसको लाइसेंसिंग कर दे रहा है। अच्छा। तो अभी जितना भी रजिस्ट्रेशन होता है वो दुबई में होता है। हर मतलब आप मेटावर्स का करो, क्रिप्टो का कुछ भी करो, वहां पे लाइसेंसिंग होता है, पूरा टैक्सेशन पे होता है। तो वहां से ऑपरेट होता है पूरा, दुनिया में चला जाता है। और दुबई की कंपनी रजिस्टर करवा के आप दुनिया के अंदर काम कर सकते हो ना, सेम चीज कर सकते हो। अभी ये सब वहां पे हुआ है, तो उस चीज के लिए यहाँ से भी तो कोई रिएक्शन होना चाहिए उनके एक्शन के लिए। तो हमारे यहाँ पे भी कुछ लॉज होना चाहिए। जब लॉज होगा तो ये सब चीजें हो जाएगी। बट अब कुछ चीजें कि लॉज होने के बाद करें या फिर अभी करने के बाद उस लॉज को फॉलो करें, कुछ तो करना पड़ेगा। अब फिर अगर रुक जाएंगे तो फिर अगर उस लॉज के लिए रुक जाएंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़े बिग बुल्स है, वो अपना अपना पूरा हिसाब कर लेंगे पैसे के हिसाब से, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब उनको क्या करना चाहिए अगर इस फील्ड में उनको फ्यूचर करना है? देखो, आज तो उनका जो भी चीज होगा, जो भी आर्टिस्ट जो भी वर्कआउट करता है, तो उनको यहाँ पे आना पड़ेगा आज। क्योंकि आज आपको अगर किसी ने पूछा कि मेटावर्स के बारे में, तो हो सकता है आप मेरा नाम दे दे जी। अगर आप दे रहे हो तो कल सर आप भी बता सकते हो कि ये बंदा है। तो मेरा तो नाम बढ़ रहा है ना सर। आज मैं नहीं हूं, 4 साल के बाद आ रहा हूं, तो बहुत से नाम बने वाले रहेंगे सर। मैं कहाँ हूं पता नहीं होगा। तो आज हर बंदे को इस चीज का अगर फ्यूचर है, तो हर आर्टिस्ट को इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाना चाहिए। अभी अगर मेटावर्स बनेगा तो एक ऑडिटर बनेगा, ऑडिटर बनने के बाद मैं एक हिंदी ड्रामा करने वाला हूं उसमें। तो वो आर्टिस्ट को भी पता होना चाहिए कि अब ये एक्ट कैसे किया जा सकता है। वो गैजेट पहनने के बाद एक्ट करेंगे सब कुछ। तो वो अब जितना लोग उसमें पहले करेंगे आर्टिस्ट, तो वो कॉम्पिटेबल हो जाएंगे, मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाएंगे, यूजर फ्रेंडली हो जाएंगे। तो अगर कल किसी को ड्रामा करना होगा यहाँ पे, तो वो उन लोगों को वैल्यू देंगे ना जो इसको यूजर फ्रेंड है। तो वो दिखेगा तो अच्छा। तो सबको अभी इन्वॉल्वमेंट लेना ही चाहिए इसके अंदर, क्योंकि फ्यूचर है, मतलब है या नहीं है, या तो इट्स अ फ्यूचर। तो पूरे हमें तो ड्रीम में बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हर कोई ऐसा लग रहा है कि जो जितना टाइम, जैसे संडे को आज मैं मूवी देखता था या फैमिली के साथ होता था, क्या हम वीआर बैठ के और मूवी देख रहे हैं, सारी फैमिली मूवी देख रही है और एक वर्चुअल रूप उसमें चली जा रही। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं से इसका हम सब रोबोट मशीन, एक मैंने वॉली देखी थी, वॉली मूवी, जिसमें लास्ट में एक अलग इसमें जाके मार्स वगैरह की किसी उसमें जाके लोग रहते हैं और ऐसे ही बैठे रहते हैं और वीआर में बैठे रहते हैं। तो बस चीजें तो क्या सच में ऐसा होने वाला है? सच में ऐसे होने वाला है। अभी सच में ऐसे होने वाला है। बट इसके ऊपर देखो, जब अच्छी चीजें आती है तो गलत है ना, अच्छी चीज आती है तो बुरी भी होती है। अब दूसरी चीज ये भी तो होती है कि जब ये चीज, अब लोग ना पहले काम किया करते थे, एक्सरसाइज नाम का चीज नहीं हुआ करता था। अब लोगों के पास अलग जब मूवमेंट नहीं होता है तो भी जिम में जाना शुरू कर देते, वो गार्डन में जाते हैं लोग, सब कुछ करते हैं। तो हर एक चीज का, गांव में रहते थे काम करते थे अलग था, यहाँ पे काम करने का तरीका अलग, ऑफिस में जाना अलग है। तो उसके अलावा जो इफेक्ट, बैड इफेक्ट हो रहे हैं उसके लिए आप अलग चीज कर रहे हो। यहाँ पे भी ये चीज हो जाएगा। आप घर पे बैठे रहोगे हमेशा, फिर उसके बाद कुछ एडिक्ट हो जाएंगे इसके लिए, कुछ मतलब
चीजें जो है मूवमेंट कम हो जाएगा, आपका बॉडी मूवमेंट कम हो जाएगा, तो हो सकता है फिर एक्सरसाइज शुरू हो जाएंगे, मेडिटेशन सेंटर्स हो जाएंगे। ऑनलाइन मेडिटेशन सेंटर्स अभी हम लोग बना रहे हैं, वहां पे लोग मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे, रिलैक्स करेंगे। बात इतना ही है, आपका फिजिकली हो सकता है कुछ, बाकी तो आप आसान तरीके से बहुत कुछ चीज कर सकते हो। कि जो चीज को आपको मन में लगता था कि यार चलो मैं समुद्र किनारे घर पे बैठा रहा हूँ, तो सर आप समुद्र किनारे घर लेके बैठ जाओ, फील कर रहे हो, रिलैक्सेशन कर रहे हो, इमेजिनरी दुनिया के साथ जी रहे हो आप, तो आपका रिलैक्सेशन हो सकता है। बट फिजिकली थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ है, तो हो सकता है फिर आप जिम में जाओगे, वैसे ही आप घर पे जाके वो वर्कआउट करोगे, तो सब पे डिपेंड करता है। बट उसका ड्रॉबैक तो ही है, वही होगा। जब मैं स्टार्ट करूंगा इस बारे में लिखना, तो आपका इंट्रोडक्शन कैसे दूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ से एज ए एक्टर एनएफटी में आए, या और फ्यूचर जो आपने बताया वो तो है ही, वो तो सब चीजें आगे हैं। ये चीजें में आपको इंटरेस्ट कैसे आया, और मतलब एक जैसे कैसे हमें पता लगता है, फिर एकदम से मतलब इंट्रोडक्शन कैसे दूं अगर आप हम आपकी पढ़ाई से लेकर हमारे शुरू में आपका बिजनेस माइंड में ही था, इन्वेस्टमेंट के बारे में आप पहले से सोचते थे, या मतलब जैसे अभी मैं तो बचपन से आर्टिस्ट हूँ, हम लोगों को तो कुछ पता नहीं है, लोगों ने बताया कि ये बना दो वो बना दिया, आप कैसे इस फील्ड में यहाँ तक आए? सबसे बड़ा था कि बचपन में जब पढ़ाई शुरू हुआ तो थोड़ा स्कूल में अच्छा खासा था। उसके बाद लोगों को लगने लगा था कि ये देखो वो देखो, ये डॉक्टर बनेगा, ये होगा, तो मुझे लगता था मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता था। फिर कुछ एसएससी में चला गया, तो एसएससी में बोर्ड में थर्ड आया मैं, 87% मार्क्स था मुझे। उसके बाद में 12th के अंदर थोड़ा सा दिक्कत हो गया, क्योंकि मैं ना थोड़ा क्रिएटिव हूँ, मुझे कोई बताता है इससे अच्छा मैं खुद को समझ में एक बार कोई फॉर्मूला हो मैं बाय हार्ट करूँ, इससे अच्छा मुझे एक बार समझ में आया ना कैसे बनता है। लोग फॉर्मूला के बाद क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, मैं सोल्यूशन की वो फॉर्मूला बना कैसे ना ये देखने की मुझे आदत है। जैसे कि मैंने किसी ने बोला था कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 3.142 होती है, तो सर्कमफ्रेंस c = 2 पाई r होता है, तो उसमें c का वैल्यू डाल दो, मतलब पाई का वैल्यू डाल दो 22/7, तो c का वैल्यू निकल जाता है। तो मैंने बोला ये c का 22/7 जो कांस्टेंट बना है ये क्यों बना है, मुझे बताइए। फिर उसके लिए c का वैल्यू पता होना चाहिए, तब जाके पाई का वैल्यू निकल सकता है। हम पाई का डाल के सी का निकाल रहे हैं, बट सी का वैल्यू कैसे, सर्कमफ्रेंस कैसे मेजरमेंट हुआ पहले वो बताओ। तो वो उसके ऊपर जाके ढूंढना शुरू कर दिया, तो वो सब जो ढूंढने के बाद पता चला कि सर्कमफ्रेंस को अगर इसको किसी भी अगर कोई भी ये है तो उसको तोड़ो, सर्कल है, और उसको सीधा करो तो लाइन बन जाती है, उसको नापो तो उतना ही है ना वो, तो सर्कमफ्रेंस का वैल्यू मिल गया। जैसे सर्कमफ्रेंस का वैल्यू मिला तो मैंने छोटा सा को काटा, फिर डाला, फिर बड़े को काटा डाला, फिर उसके ऊपर काटा, तो सबका सर्कमफ्रेंस c = 2 पाई r है। 2 और r रेडियस तो मुझे पता चलता है, तो हर जगह पे पाई की वैल्यू c/2r करेगा ना, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय वो करेगा, तो सब छोटा बड़ा जो भी करता है ना, जो भी सर्कल है, तो सबकी वैल्यू 22/7 आती है। तो इसीलिए उसको पाई बोला गया और उसकी वैल्यू 22/7 ये कांस्टेंट होगी। तो मुझे वो चीज ढूंढने में मजा आता था। तो ऐसे ही कुछ मैथमेटिक्स में मुझे कुछ वो चीजें समझ में नहीं आए, तो पढ़ाने की वजह से, उनकी गलती नहीं थी, मैं सीख नहीं पाया समझ में, तो मार्क्स थोड़े कम आ गए, तो फिर वो चेंजेस हो गए। उसके बाद मुझे बोला गया कि बीएसटी में, बॉम्बे इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अंदर डेपो ऑफिसर बन जाता है, ये 3 साल का कोर्स करने के बाद। जो गांव में पढ़ा था वहां आने के बाद देखा तो सीधा आईटीआई का कोर्स था, 3 साल का अप्रेंटिसशिप था। तो मैं बीएसटी में मैंने एज ए मोटर मैकेनिक अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया। उसके बाद जॉब नहीं मिला क्योंकि मुझे आर्टिस्ट बनना था, और एक्टर के हिसाब से मुझे उसके तो ड्रामा ये हुआ, लोग गए थे, मुझे पता था, प्रशांत दामले जी थे, बहुत से लोग थे, तो वो पता था, बट वहां से वो भी नहीं हो पाया, तो जॉब नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि जॉब कभी करूंगा, तो फिर गांव चला गया। 2.5 साल मैंने लाइन पे, अपना खुद का टेम्पो था, मैकेनिक था, तो बोला ड्राइविंग आना चाहिए, क्योंकि सीखने के लिए चला गया। तो मैं 2.5 साल तक फिर लाइन में ड्राइविंग किया मैंने, इस पूरे टेम्पो चला के। उसके बाद लगा कि यार मैं ये पूरा लाइफ नहीं है, क्योंकि फिर मैं चला गया मुंबई जाने के बाद मैंने ट्यूशंस लेना शुरू कर दिया 10th तक के। फिर 200-250 बच्चे थे मेरे पास, 7 टीचर्स थे, और उसी के बीच में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट सामने आया। तो उस नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने जब देखा तो यार बोला ये तो दुनिया में पैसा कम होने के बाद में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वो करते 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 फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट बेस में से कुछ इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में आने लगे, तो वो थोड़ा रिस्की था।
तो वो चीज को मैंने निकाल के फिर बोला आप क्या करें, तो उसी वक्त ना मैं वो करते करते गांव में चला गया। तो गांव में ड्रामा हुआ करते थे दिवाली के दिन वगैरह, तो वो करने के लिए मैं मतलब वो गांव में कभी कभी करता था मैं, बट एक ड्रामा था दूसरे गांव में, उसको देखने के लिए गया था, वो सामने खड़ा था, तो वो ड्रामा शुरू हो रहा था आधे घंटे के, तब जाके वहां पे अनाउंसमेंट हुआ कि मुझे पीछे बुलाया और बोला कि इसमें से एक कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर का अभी वो बंदा उसके पिताजी ना बोल रहे क्योंकि वो जो थर्ड जेंडर होता है वैसा कैरेक्टर था, उसको नाचा बोलते हैं, लावनी में वगैरह होता है, वो कैरेक्टर था। और उसके घर वाले बोल रहे ऐसा कैरेक्टर करने का नहीं, क्योंकि वो बंदा नहीं आया। और मुझे पता नहीं था वो ड्रामा क्या था, बट लोगों ने बोला कि आज लोग सामने बैठे हैं, सब मेकअप करके बैठे हैं, और आज ड्रामा करना होगा तो फिर किसी को तो करना पड़ेगा, और तुम्हारे सिवा कोई कर नहीं सकता। मेरे गुरुजी हुआ करते थे, तो उन्होंने बोला, तो मैंने वहां पे मेरा फ्रेंच हुआ तो सब निकाल के मैंने शुरुआत की, और वो इतना बढ़िया हुआ क्योंकि मेरे पास वो एक्ट है, मेरे पास वो स्किल है। क्योंकि मैं क्या करता था, बाकी कोई कुछ भी बोले, एक बंदे को बुक लेके यहाँ पे बिठाया था, मैं बोलता था सामने वाला को जो रेफरेंस चाहिए ना, लास्ट वाला सेंटेंस, उसके ऊपर वो सामने वाला बोलता है ना, तो वो मुझे मैं यहाँ आने के बाद बता देगा बस। और बीच में मैं अपने हिसाब से कुछ भी बोल देता था, क्योंकि कैरेक्टर वैसा था तो कॉमेडी हुआ करता था। और लास्ट का सेंटेंस लेके मैं सामने वाला को देता था, सामने वाला को याद था वो आगे चला जाता था, और मैं जो भी बोलता था वो याद जो किया हुआ वो कभी भूल जाते थे, तो उनका अलग लगता था, मैं नेचुरल बोल रहा था, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर। और वहां पे कुछ फोटोज निकाले थे, मुंबई में किसी ने देखे, तो उसने एक लावनी प्रोग्राम बनाया, वहां पे उस कैरेक्टर को लिया, एक ही शो हुआ, और वहां एक बंदा था, तो उनके असिस्टेंट आए थे वहां पे, राजू पार्सेकर के डायरेक्टर है मराठी के, तो वो आए थे, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने सीधा मुझे बुलाया और सीधा एक फिल्म दिया पहला, दुर्गा मंदत मला नाम। अच्छा। तो वो फिल्म के अंदर मैं, उषा नायक, कुलदीप पवार, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, उनके साथ मैंने, दीपाली सिंह, मिलिंद गौड़ी वगैरह, इनके साथ काम किया। तो मुझे लगा कि बहुत आसान चीज है यार, क्योंकि वहां मुझे इज्जत भी मिली उस दिन। तो बोला यार नो वन इज ग्रेटर देन मी, इंटरनल कॉन्फिडेंस आ गया और काम शुरू हो गया। तो फिर मैं धीरे धीरे उसके अंदर चला गया, और उसी के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग जो जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया, तो उस क्रिप्टो करेंसी के साथ फिर मैंने शुरुआत की। फिर पता चला कि यार ब्लॉकचेन पे है ही नहीं है, कुछ फेक करेंसीज है। तो वहां से मैंने अवेयरनेस पैदा करना शुरू कर दिया, बहुत लोगों को बता भी दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे करने के बाद 2017 में मुझे पता चला, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया, इथेरियम पे किया है मैंने अलग कॉस्ट कॉइन करके, बट वो आज नहीं चला क्योंकि उसको गैस फीस जाना है। तो तब से फिर मैं ब्लॉकचेन के साथ साथ इसकी कुछ नई चीजों पे ये करना चाहता था। इस दुनिया में बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है मेरा पुराना, बट उस पर कुछ किया ही नहीं मैंने। लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे, मैं कुछ कर नहीं पाया। एक वेब सीरीज बनाया था जो हॉट था थोड़ा, उसका पहला एपिसोड मैंने बनाया एज ए प्रोड्यूसर, वो एक्ट किया वहां पे। कौन सी वेब सीरीज? वो द पॉजेस करके था। तो और उसके लिए जो पहला जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आता है ना, जो नेटफ्लिक्स वाला, वो बहुत मतलब 2016 में हम लोगों ने बनाया था उसको। और 2016 में बनाने के बाद अगर उसको भी अभी आज चला था, तो बाकी जितने भी अभी चैनल्स है उससे ज्यादा मेरा चलता था, बट वो भी नहीं किया मैंने। मतलब सब कुछ चीजें सामने होने के बाद भी उन चीजों को पहले किया नहीं। जो पायोनियर था वो लोग कमा ले, पेटीएम के जैसा एक एप्लीकेशन लेके आके बंदा कितना बड़ा बन गया, जितने पोर्टल्स आ गए। तो जो नया करता है, तो अब जब मुझे पता चला था कि आने वाला फ्यूचर है, तो अब बोला ये चांस को छोड़ना नहीं, कम से कम इसमें इन्वॉल्वमेंट करके एज ए बिजनेस करना है। तो फिर मैं एनएफटी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, वैसे कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, और आज आपके सामने हो कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है इसके अंदर, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, जितना नॉलेज लेना है, मतलब सीखना है, उतना सीख के लोगों से मिलकर इस चीज को डेवलप किया जा सकता है, तो एक बिजनेस बना सकते हैं।